हमारी कहानी शुरू होती है कैसे बंदे से जिसने पूरे 3 साल सिर्फ मछली पकड़ने में बर्बाद कर दिए। इस चक्कर में उसका घर बिक गया, गाड़ी चली गई, बैंक में रखे 10 लाख रुपए डूब गए और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई। हद तो तब हो गई जब उसके घर वालों ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। तब जाकर उसे अक्ल आई कि भाई मछली पकड़ने का चस्का पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अब जैसे ही उसने तय किया कि वो ये सब छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा, तभी कुछ एकदम अजीब हुआ। वो एक फिशिंग सिस्टम से जुड़ गया। उस सिस्टम ने उसे करियर के 3 रास्ते दिए। पहला रास्ता था प्रोफेशनल टूर्नामेंट का उस्ताद बनना, दूसरा रास्ता था खुद का तालाब खोलना और उसका मालिक बन जाना, और तीसरा रास्ता था एक बंजारे की तरह अकेले भटकने वाला मछुआरा बनना। अब उस्ताद बनने में तो बहुत लंबा टाइम लगता और कोई पागल ही होता जो अकेले बंजारों की तरह भटकना चुनता। तो उसने बिना देर किए दूसरा रास्ता चुना और तालाब का मालिक बनने का फैसला कर लिया। तालाब का मालिक बनने का मतलब सिर्फ सिस्टम से इनाम पाना नहीं था, बल्कि देश के 30 करोड़ मछुआरों से तगड़ी कमाई करना भी था। सिस्टम ने उसे बधाई दी और पहला टास्क थमा दिया कि भाई पहले खुद की कोई जगह ढूंढो, तभी तुम्हें बिगनर्स रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। 3 साल की फिशिंग ने पहले ही उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी, पर तभी उसे अपने गांव के युलोंग विलेज वाले जलाशय की याद आई। किसी ने उसे लीज पर नहीं लिया था, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर गांव की तरफ भाग। लेकिन वहां पहुंचकर तो उसके होश ही उड़ गए। जो जलाशय कभी हजारों एकड़ में फैला था, वो अब इतना सूख चुका था कि बमुश्किल 3-4 एकड़ पानी बचा था। वो किसी बड़े जलाशय जैसा नहीं, बल्कि एक आवारा गड्ढे जैसा लग रहा था। हालांकि आसपास के पहाड़ और नज़ारे काफी बढ़िया थे। उसने सोचा कि बिजनेस के लिए ये जगह फिर भी काम कर जाएगी, तो उसने तुरंत वहां के प्रधान लो को लीज की बात करने के लिए फोन लगाया। पर प्रधान लो ने उसे पहले ही टोक दिया कि इस जलाशय की तली में छेद है और इसका पानी लगातार रिसता रहता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये किसी भी दिन पूरी तरह सूख सकता है, इसलिए यहाँ मछली पालन का बिजनेस मत करो। अब वो हार मानकर पीछे हटने ही वाला था कि तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने कहा कि उसे यही जलाशय चुनना चाहिए, क्योंकि सिस्टम के पास ऐसी अपग्रेड सेटिंग्स हैं जो इन छेदों और खराबी को पल भर में ठीक कर सकती हैं। ये सुनते ही उसने दिल कड़ा किया। प्रधान लो को वापस बुलाया और तुरंत 10 साल के लिए लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। प्रधान लो ने भी जब देखा कि लड़का इतनी शिद्दत से काम करना चाहता है, तो उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए पहले साल का किराया ही माफ कर दिया। जैसे ही कागजात साइन हुए, सिस्टम की आवाज फिर आई। उसने बधाई दी कि अब वो अपनी खुद की फिशिंग साइट का मालिक बन चुका है। उस वक्त वहां कुल मिलाकर सिर्फ 2.88 एकड़ पानी था और तालाब में एक भी मछली नहीं थी। जब सिस्टम ने पूछा कि क्या वो अपना बिगिनर्स गिफ्ट पैक खोलना चाहता है, तो उसने तुरंत हाँ कह दिया। इनाम के तौर पर उसे व्हाइट बेट, येलो स्किन और गोबीज नाम की मछलियां मिली और देखते ही देखते उनके बच्चे तालाब में छोड़ दिए गए। इसके बाद आया अगला टास्क। अब उसे बाहर से मछुआरों को बुलाना था और उनसे 30 युआन प्रति घंटा चार्ज करना था। शर्त ये थी कि हर मछुआरे को कम से कम 5 घंटे फिशिंग करनी होगी। जैसे ही कोई पहला बंदा पैसे देकर फिशिंग शुरू करता, वैसे ही इसे अपने तालाब को अपग्रेड करने का एक मौका मिल जाता। लेकिन जब उसने इनाम और इस नए टास्क के बारे में सुना, तो उसका दिमाग घूम गया। भाई ये व्हाइट बेट, येलो स्किन और गोबीज मछलियां तो बदनाम हैं। मछुआरों की दुनिया में इन तीनों को 3 सबसे बड़े विलेन माना जाता है। अब 30 युआन प्रति घंटा चार्ज करना तो बहुत दूर की बात है। सच तो ये था कि अगर वो मुफ्त में भी बुलाता, तब भी कोई वहाँ थूकने तक नहीं आता। वो गुस्से में उस कुत्ते सिस्टम पर बड़बड़ाने लगा कि भाई तू ही बता, मैं इस कबाड़ तालाब को कैसे चलाऊं? इन बेकार मछलियों को पकड़ने तो यहाँ कोई भूत भी नहीं आएगा। लेकिन सिस्टम ने तुरंत उसे टास्क पूरा करने की शर्तें समझाईं। पता चला कि फिलहाल उस जलाशय का पानी ऐसा था कि उसमें सिर्फ सिस्टम की दी हुई मछलियां ही जिंदा रह सकती थीं। कोई दूसरी नस्ल टिक ही नहीं पाती। ऊपर से सिस्टम ने उसे धमकी भी दे दी कि बेटा चीटिंग करने की सोचना भी मत, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा कि अगले 10,000 साल तक तुम्हारे कांटे में एक मछली भी नहीं फंसेगी। अब जब उसने देखा कि सिस्टम ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो थक हार कर उसने अपने एक पक्के दोस्त भाई युनहाई को फोन घुमाया। उसने दोस्त से कहा, भाई मैंने युलोंग जलाशय पर एक फिशिंग स्पॉट खोला है, सपोर्ट करने के लिए आजा और 5 घंटे के 150 युआन दे दे। फोन की दूसरी तरफ से बाई युनहाई को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरान होकर पूछा, अबे लीमू, तेरा सिर विर फूट गया है क्या? उस साले जलाशय में से रोज पानी रिसता रहता है, एक मछली तक नहीं है वहाँ, और तू मुझसे 5 घंटे के 150 युआन मांग रहा है? युनहाई उसकी बातों में आने को बिल्कुल तैयार नहीं था, तो लीमू उसे और लालच देने लगा। उसने कसम खाते हुए कहा, भाई मैंने आज ही तालाब में नया स्टॉक डाला है, कसम से वहाँ हजार पाउंड की काली कार पानी में तैर रही हैं, बस पकड़ने की देर है। लेकिन बाई युनहाई इतना बेवकूफ नहीं था। उसने सीधे सीधे कहा, अबे ओए, अपनी ये बकवास बंद कर। जलाशय में जितना पानी बचा है ना, उसे देखकर तो लगता है कि अगर कोई 1000 पाउंड की मछली आ भी गई, तो वो एक ही घूंट में तेरा पूरा तालाब पी जाएगी। अब लीमू पानी के किनारे खड़ा खड़ा सोचने लगा कि यार अब मैं किसे उल्लू बनाकर यहाँ बुलाऊं। सोचते सोचते उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। तभी गांव की एक जवान विधवा भाभी योंग युलान जलाशय के पास आई। लीमू को वहां देखकर वो चौंक गई और बोली, अरे लीमू, तुम यहाँ?
उसने बताया कि गांव के प्रधान लो ने उसे बताया था कि वो यहाँ मछली पालने वापस आया है। उसने बड़े प्यार से ली मू को दोपहर के खाने पर अपने घर आने का न्योता भी दे दिया। अब ये जो योंग युलान थी ना, वो एकदम गोरी चिट्टी और बला की खूबसूरत थी। युलोंग गांव के हर कुंवारे और शादीशुदा मर्द की ड्रीम गर्ल। लेकिन इस वक्त ली मू के दिमाग का दही हो रखा था, इसलिए उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने बस एक फीकी सी स्माइल दी और कहा, हाँ भाभी, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर योंग युलान ने पूछा, क्या बात है भाई, इतने उदास क्यों हो? कहीं गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप तो नहीं हो गया? ली मू ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे भाभी, गर्लफ्रेंड तो तब होगी ना जब लाइफ में कुछ सही चल रहा हो। और फिर उसने अपने इस फिशिंग बिजनेस की सारी टेंशन उसे बता दी। योंग युलान मुस्कुराई। चलो शुक्र है कोई वैसी दुर्घटना नहीं हुई थी। उसे समझ आ गया कि लड़का बस इस बात से परेशान है कि यहाँ कोई मछली पकड़ने नहीं आ रहा। उसने दरियादिली दिखाते हुए कहा, चलो तुम्हारी बोहनी कराने के लिए आज की पहली कस्टमर मैं ही बन जाती हूँ। अब चूंकि उसे मछली पकड़ना आता नहीं था और न ही उसके पास कोई सामान था, तो उसने ली मुंह से कहा कि वो उसे सिखाए। ये सुनते ही ली मुंह की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसने खुशी खुशी पूछा, भाभी, क्या आप सच में पैसे देने को तैयार हो? भाभी ने बिना कुछ बोले अपना फोन निकाला और तुरंत 150 युआन ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पैसे अकाउंट में आए, ली मू ने आप देखा न ताव अपनी गाड़ी से तुरंत फिशिंग रॉड निकाली, बैठने का स्टूल लगाया और चारा तैयार करने लगा। वो भाभी का पहला एक्सपीरियंस एकदम सुपरहिट बनाना चाहता था, इसलिए उसने जंगली मछलियों को फंसाने वाला एक बढ़िया देसी मिक्सचर तैयार किया। उसने उनके लिए 3.6 मीटर की रॉड सेट की, पानी के ऊपर तैरने वाले कांटे को सही से एडजस्ट किया और क्लास शुरू कर दी। उसने भाभी का हाथ पकड़कर पानी में पहला कांटा डलवाया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि पानी की सतह पर तैरता हुआ वो फ्लोट 2 बार जोर से हिला। ली मू ने तुरंत चिल्लाकर कहा, भाभी, मछली फंसी, खींचो रॉड को। योंग युलान ने फुर्ती से कांटा ऊपर खींचा और भाई साहब, कांटे पर एक व्हाइट बैट और एक गोबी मछली एक साथ फंसी हुई थी और हवा में तड़प रही थी। एक ही बार में डबल कैच। दोनों हैरान रह गए। अब ली मू तो ठहरा पुराना घाघ मछुआरा। उसे इन छोटी मोटी मछलियों को देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई, लेकिन योंग युलान के लिए तो ये किसी अजूबे जैसा था। वो खुशी से चहकते हुए ली मुंह की तरफ घूमी और बोली, अरे वाह, मैंने एक साथ 2 मछलियां पकड़ ली। ये तो बड़ा मजेदार खेल है। अब भाभी का हौसला 7वें आसमान पर था। उन्होंने पूरे जोश के साथ दूसरी बार कांटा पानी में फेंका और फेंकते ही वो फ्लोट सीधे पानी के अंदर गायब हो गया। लीमू ने फिर से आवाज लगाई और उन्होंने जैसे ही रॉड को ऊपर खींचा तो इस बार फिर से डबल कैच हुआ था। वो तो खुशी के मारे पागल हो गई और उछलते हुए बोली, अरे लीमू, देखा तुमने, देखा? वो हैरान होकर खुद से ही कहने लगी, कहीं मेरे अंदर मछली पकड़ने का कोई छुपा हुआ टैलेंट तो नहीं है। और उसने तो अभी से प्लानिंग भी शुरू कर दी कि आज शाम को वो इन मछलियों को फ्राई करके मस्त स्नैक्स की तरह खाएगी। ली मू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और हंसते हुए बोला, अरे युलान भाभी, आप सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं हो, बल्कि इस खेल की पैदाइशी उस्ताद हो। उसने भाभी के इतनी जल्दी सीख जाने की जमकर तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर योंग युलान एक छोटी बच्ची की तरह खुशी से चहक उठी। इसके बाद योंग युलान एकदम मजे से और बड़े सलीके से कांटा फेंक फेंक कर मछली पकड़ने लगी। जब ली मू ने देखा कि भाभी का हाथ अब साफ हो चुका है, तो वो थोड़ा पीछे हट गया और तालाब को आगे कैसे बढ़ाना है इसकी प्लानिंग करने लगा। तकरीबन 5 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक भाभी जोर से चीखी, ली मू, जरा इधर आओ। उन्होंने घबराते हुए मदद मांगी और कहा कि कांटा उनके कपड़ों में फंस गया है। ली मू ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। दरअसल कांटा उनकी छाती के पास एक बहुत ही अजीब और शर्मिंदगी वाली जगह पर फंसा हुआ था। लीमू का तो चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और उसने सकपकाते हुए अपना गला साफ किया। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, भाभी, कांटे में नुकीला हुक होता है, आप खुद ही इसे थोड़ा दबाकर बाहर खिसका लो ना। लेकिन युलान भाभी ने तुरंत मना करते हुए सिर हिलाया। उसने शर्माते हुए कहा, अरे बाबा, मैंने कोशिश की पर मुझसे नहीं निकल रहा। तुम शर्माओ मत, जल्दी से इसे निकालो ताकि मैं फिर से मछली पकड़ सकूं। अब ली मू के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने आगे बढ़कर धड़कते दिल से उस कांटे को कपड़ों से अलग किया। लेकिन भाई साहब, अगले कुछ घंटों में तो ये एक सिलसिला ही बन गया। कांटा जैसे अपनी मर्जी का मालिक था, बार बार भाभी के कपड़ों में ही जाकर फंस जाता और ली मू को बार बार आगे बढ़कर उनकी मदद करनी पड़ती। खैर, देखते ही देखते 5 घंटे हवा में उड़ गए। आखिर में जब उन्होंने बाल्टी देखी तो उसमें कम से कम 100 छोटी छोटी व्हाइट बैट और गोबी मछलियां तैर रही थीं तो ये मामूली मछलियां ही, पर युलान भाभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत रात के खाने के लिए 1 दर्जन मछलियां अलग निकाली और ली मू से बोली, चलो आज तुमने बोहनी की है और मेरा भी अच्छा टाइम पास हुआ। इसी खुशी में आज शाम को मेरे घर पर ही खाने पीने की पार्टी करते हैं। चूंकि भाभी की वजह से ही उसका सिस्टम टास्क पूरा हुआ था, तो वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। उसने मना नहीं किया और बोला कि आप घर जाकर तैयारी करो, मैं आता हूँ। जैसे ही भाभी अपने घर के लिए निकली, सिस्टम की घंटी तुरंत बज उठी। सिस्टम ने उसे टास्क पूरा करने पर बधाई दी और एक अपग्रेड का मौका दिया। उसके सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो तालाब का पानी बढ़ा ले या फिर मछलियों की नस्ल को अपग्रेड कर दे। ली मू ने थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा। मछलियां भले ही मामूली थीं, पर उनका साइज काफी अच्छा हो गया था, जो कि एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन तालाब का पानी अभी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए उसने तालाब का एरिया बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कंफर्म किया, सिस्टम ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। एक तरफ तालाब की सीमाएं फैल रही थी, तो दूसरी तरफ सिस्टम ने उसे अगला बिजनेस टारगेट भी दे दिया। इस बार भी उसे युलोंग जलाशय पर लोगों को मछली पकड़ने के लिए बुलाना था। रेट वही था,
30 युआन प्रति घंटा और कम से कम 5 घंटे की बुकिंग। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इस बार उसे एक नहीं बल्कि पूरे 10 कस्टमर लाने थे, तब जाकर अगला अपग्रेड मिलता। रेट भले ही वही था पर कस्टमर्स की संख्या बढ़ गई थी। फिर भी लीमू को लगा कि ये मुमकिन है। भले ही तालाब में अभी आम मछलियां थीं, पर उनका साइज इतना तगड़ा था कि 10 मछुआरों को खींच लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बिना देर किए अपने उसी दोस्त बाई युनहाई को फिर फोन मिलाया जो मछली पकड़ने के सामान की दुकान चलाता था। लीमू ने कहा, भाई जरा अपने ग्रुप में बात फैला दे। उसने समझाया कि युलोंग जलाशय अब चालू हो चुका है और 5 घंटे के 150 युआन लग रहे हैं, इसलिए कुछ ग्राहकों को वहां भेज दे। तीसरी बार उसकी वही बात सुनकर बाई युनहाई ने इस बार थोड़े गंभीर होकर पूछा, अबे लीमू, सच सच बता, तू वाकई में तालाब चलाने को लेकर सीरियस है या बस हवा में तीर मार रहा है? दुकानदार को लग रहा था कि लीमू कोई मजाक कर रहा है, पर जब लीमू ने पूरे भरोसे के साथ हाँ कहा तो युनहाई मदद के लिए मान गया। उसने वादा किया कि वो अपने मछुआरे दोस्तों के बीच इस जगह का प्रमोशन कर देगा। लेकिन फिर उसने एक कड़क और प्रैक्टिकल सवाल पूछा, चल ठीक है, पर ये तो बता कि उस तालाब में मछली कौन सी है? ली मुंह ने बात को थोड़ा घुमाते हुए गोलमोल जवाब दिया, अरे भाई तू बस भेज दे, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हाथ लगेंगी। फोन रखने के बाद उसने टाइम देखा। चूंकि डिनर में अभी काफी टाइम था तो उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ निकल पड़ा ताकि वो घर के इस्तेमाल का कुछ जरूरी सामान और साफ सफाई की चीजें खरीद सकें। अब भाई फिशिंग ग्राउंड चलाना था तो वो रोज रोज शहर से अप डाउन तो कर नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि गांव वाले पुराने पुश्तैनी घर को ही साफ करके फिलहाल वहीं टिक जाता है। बाद में जब बिजनेस से मोटी कमाई होने लगेगी तब जलाशय के किनारे ही एक बढ़िया सा सीधा साधा मकान बनवा लेगा। जल्द ही वो शहर की एक जनरल स्टोर पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, पास ही खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर टिक गई। वो लड़की जानी पहचानी सी लग रही थी। ध्यान से देखा तो अरे भाई ये तो फनींग थी, वही मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ल्यूर फिशिंग के वीडियो बनाती है। पिछले 2 सालों में मछली पकड़ने का क्रेज भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। सिर्फ नई नई फिशिंग कंपनियां ही नहीं खुली हैं, बल्कि इंटरनेट भी हर तरह के फिशिंग इन्फ्लुएंसर्स से पटा पड़ा है। कुछ के तो करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, जैसे कि डिंग गैंग। हालांकि डिंग गैंग तो खैर नेशनल एसोसिएशन के टेक्निकल कोच और एक प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एंगलर हैं। वो इस फील्ड के गोल्ड स्टैंडर्ड यानी भगवान माने जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो फनिंग थी वो इस कम्युनिटी की सबसे टॉप की महिला इन्फ्लुएंसर्स में से एक थी। वो पहले खुद प्रोफेशनल मैचेस खेलती थी, लेकिन एक टूर्नामेंट में नियम तोड़ने की वजह से उस पर लाइफ टाइम बैन लग गया था। अब भले ही वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाती थी, लेकिन अपने गजब के लुक्स और एथलेटिक बॉडी की वजह से वो लाखों दिलों पर राज करती थी। आज की तारीख में उसके करीब 10 मिलियन फॉलोअर्स थे और उसके हर वीडियो पर लाख से ऊपर लाइक्स आते थे। वो सोशल मीडिया की दुनिया की टॉप टियर खिलाड़ी थी। लीमू को तुरंत समझ आ गया कि अगर उसने किसी तरह फनिंग को अपने जलाशय पर आने के लिए मना लिया तो उसका बिजनेस रातों रात पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। यही सोचकर वो बिना शर्माए सीधे उसके पास पहुंच गया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बड़े प्यार से कहा, हेलो मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पास ही में मेरा खुद का एक फिशिंग ग्राउंड है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वहाँ एक वीडियो बनाएंगी तो वो पक्का वायरल हो जाएगा। आप एक बार चलकर जरूर देखिए। फनिंग ने उसकी तरफ थोड़े कौतुक से देखा और पूछा, अच्छा तुम इतने दावे के साथ कह रहे हो कि मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा? जरा ये तो बताओ कि तुम्हारी उस जगह में ऐसी क्या खास बात है? लीमू ने बस एक रहस्यमय स्माइल दी और बोला, मैम जो चीज वाकई में खास होती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो आपको खुद चलकर देखना पड़ेगा। वहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था तो फनिंग ने थोड़ी देर सोचा। किस्मत से वो आज अपनी अगली वीडियो की स्क्रिप्टेड कोलैबोरेशन के लिए कोई नई लोकेशन ढूंढने ही निकली थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई बंदा आकर उसे इतने सीधे और कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करेगा। आखिरकार फनिंग मान गई। उसने अपनी वैन और कैमरे की पूरी टीम को आवाज लगाई। कैमरे के सामने उन्होंने अपनी पहली मुलाकात का एक छोटा सा सीन रिक्रिएट किया और फिर वो लीमू की गाड़ी के पीछे पीछे जलाशय की तरफ चल दिए। जैसे ही वे सब युलोंग जलाशय पहुंचे, वहां का नजारा देखकर खुद लीमू के होश उड़ गए। जो जलाशय अभी कुछ देर पहले बमुश्किल 2.5-3 एकड़ का था, वो अब 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। पानी अब पहाड़ों की घाटियों तक फैल चुका था। असल में जब लीमू शहर गया हुआ था तब सिस्टम ने बैकग्राउंड में अपना अपग्रेड का काम पूरा कर लिया था। पहाड़ों के इस खूबसूरत बैकड्रॉप के साथ वो जगह पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। यहाँ तक कि फनिंग के मुंह से भी एक हल्की सी चीख निकल गई। वो बोली, अरे वाह लीमू, तुम्हारी ये जगह तो वाकई में कमाल है। उसने नोटिस किया कि यह जगह किसी कमर्शियल तालाब जैसी नहीं बल्कि एकदम नेचुरल झील जैसी लग रही थी। और सच तो ये था कि उसे अपनी वीडियो के लिए बिल्कुल यही माहौल चाहिए था। बस फिर क्या था, फनिंग ने तुरंत वहीं पर फिशिंग शुरू करने का फैसला कर लिया। उसने अपना फोन निकाला ताकि बिजनेस के नियम के मुताबिक वो पैसे ट्रांसफर कर सके। कैमरे के ठीक सामने उसने 150 युआन की फीस चुकाई और फिशिंग शुरू करने के लिए अपना प्रोफेशनल सामान सेट करने लगी। इसी बीच लीमू ने ये पूरा नजारा अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सीधे अपने दोस्त बाई युनहाई को भेज दिया। बाई युनहाई का रिप्लाई पलक झपकते ही आ गया, फनिंग जैसी स्टार को ली मुंह के तालाब पर मछली पकड़ते देख उसके तो तोते उड़ गए थे। उसने तुरंत मैसेज किया, भाई मैं अभी के अभी वहाँ आ रहा हूँ। जहाँ फनिंग बैठी हो वहाँ तो 500 युआन की फीस भी वसूल है। लीमू मन ही मन हंसा और उसने युनहाई से कहा कि इस वीडियो को लोकल मछुआरों के ग्रुप में शेयर करके बात फैला दे। फिर क्या था, जैसा कि उम्मीद थी, ग्रुप चैट में तो जैसे भूचाल आ गया।
500 से ज्यादा उतावले मछुआरे एक साथ बाई युनहाई को टैग करने लगे और जलाशय की सही लोकेशन मांगने लगे। आखिर फनिंग जैसी हसीना के साथ एक ही जगह पर बैठकर मछली पकड़ने का मौका रोज रोज थोड़े ही मिलता है। बाई युनहाई को मिल रहा ये तगड़ा रिस्पॉन्स देखकर ली मुंह का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया कि सिस्टम का 10 अलग अलग कस्टमर से फीस वसूलने का टास्क उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से पूरा होने वाला है। जब फनिंग वहां आराम से सेट हो गई तभी ली मुंह के पास योंग युलान का फोन आया कि खाना तैयार है, तो वो सीधे उनके घर पहुंच गया। टेबल पर मस्त फ्राई की हुई मछलियां और गर्मा गर्म ग्रीन रिवर फिश और टोफू का सूप सजा हुआ था। उसने नोटिस किया कि युलान भाभी, जो सुबह बिना किसी सजे धजे रूप में थी, इस वक्त हल्का सा मेकअप किए हुए थी और उनसे हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। लीमू को अंदर ही अंदर महसूस हुआ कि उनके बीच का माहौल थोड़ा बदल रहा है। मामला कुछ अजीब यानी थोड़ा रोमांटिक सा हो रहा था। भाभी ने तो अलमारी से एक बढ़िया वाइन की बोतल भी निकाल ली, लेकिन ली मू ने बड़े सलीके से मना करते हुए कहा, भाभी दोपहर के वक्त पीना ठीक नहीं रहेगा। उसने समझाया कि आज दोपहर को बहुत सारे मछुआरे यहाँ आने वाले हैं और वो चाहता है कि युलान भाभी नए लोगों को रास्ता दिखाने और उनकी मछलियों का हिसाब किताब रखने में उसकी थोड़ी मदद कर दे। उसने ये भी कहा कि काम खत्म होने के बाद वो इस मदद के पैसे दे देगा। ये सुनकर योंग युलान बस एक जानूडी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे हमारे बीच पैसों की बात करने की क्या जरूरत है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बस एक आवाज दे दिया करो। वाइन को वापस अलमारी में रखते हुए उसने धीरे से आंख मारी और कहा, कोई बात नहीं, दोपहर में नहीं तो क्या, हम आज रात को साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। उसने यहाँ तक कह दिया, वैसे भी मेरे घर में बहुत सारे खाली कमरे हैं, तुम आज रात यहीं रुक जाना। भाई साहब ये सुनते ही ली मुंह के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। उसने शर्माकर तुरंत अपना सिर झुकाया और फटाफट खाना खाने पर फोकस करने लगा। उधर युलोंग जलाशय पर फनिंग ने आज के खेल के लिए अपना बेस्ट सामान चुन लिया था। उसने 4.5 मीटर की हैंडिंग इंटीग्रेटेड हैंड रॉड निकाली और उसमें स्टैंडर्ड 2+1 की लाइन सेट की। पानी के ऊपर उसने नंबर 4 गिनहिक्सिया फ्लोट लगाया और चारे के तौर पर हेलकैट एरोमेटिक ब्लेंड में थोड़ा सा ग्लूटेन पाउडर मिलाकर हुक तैयार किया। पहले उसने बॉटम फिशिंग से शुरुआत की और फिर कांटे को थोड़ा और सेंसिटिव सेट किया ताकि मछली के थूथन मारते ही तुरंत पता चल जाए। पूरी तैयारी के साथ फनिंग अपने रंग में आ गई, लेकिन आधे घंटे के बाद ही उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। इस जलाशय का माहौल फनिंग जैसी प्रोफेशनल खिलाड़ी का इम्तिहान ले रहा था, या यूं कहें कि उसे बुरी तरह चिढ़ा रहा था। वो तालाब में कहीं भी कांटा फेंकती, उसके हाथ में सिर्फ छोटी मोटी और बेकार मछलियां ही आ रही थीं, जिन्हें मछुआरे चारा चोर कहते हैं, जैसे बिट्रलिंग्स, टॉप माउथ गजन और स्लीपर गोबीज। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे साले जलाशय में इन 3 मनहूस नस्लों के अलावा कोई चौथी मछली है ही नहीं। उसे याद आया कि तालाब के मालिक ने कहा था कि ये जगह अनोखी है। उसने चिढ़कर खुद से कहा, अच्छा तो इन सड़ी हुई छोटी मछलियों को ही वो अनोखी बात कह रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि उस मालिक ने उसे उल्लू बना दिया है। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपनी असिस्टेंट शेली से भड़ास निकालते हुए कहा, शेली यार हमारा तगड़ा पोपट हो गया है, यहाँ कोई असली मछली वछली नहीं है, उस बंदे ने हमें चूना लगा दिया। लेकिन शेली ने मुस्कुराते हुए बात को दूसरे नजरिए से देखा। वो बोली, मैम चूना लगना भी कभी कभी एक बहुत बढ़िया हुक बन सकता है। जब हम इसे पोस्ट करेंगे तो हो सकता है इसी चक्कर में वीडियो वायरल हो जाए। फनिंग ने एक फीकी सी स्माइल दी और सिर हिलाया। उसने अपनी रणनीति बदलने का सोचा और कांटे को तली से थोड़ा ऊपर उठाकर उस पर बड़ा चारा लगाना शुरू किया, लेकिन नतीजा फिर भी वही रहा, वही छोटी मोटी पिद्दी मछलियां और गोबीज। एक भी नॉर्मल साइज की मछली दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसी कचरा मछलियां पकड़ते पकड़ते तो किसी के भी सब्र का बांध टूट जाए। अब जैसे ही फनिंग बिल्कुल हार मानकर रुकने वाली थी, तभी बाजी पलट गई। वो तालाब के मालिक को ढूंढकर अपने पैसे वापस मांगने ही जा रही थी कि अचानक उसकी रॉड पर एक भारी वजन महसूस हुआ और वो एकदम से तन गई। रॉड इतनी झुकी कि लगा बस अब टूटी कि तब टूटी। ये देखकर फनिंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे समझ आ गया कि इस बार कोई कचरा मछली नहीं फंसी है। उसने मछली को काबू में करने के लिए रॉड को ऊपर उठाया। थोड़ी सी मशक्कत के बाद उसकी असिस्टेंट शेली ने जाल संभाला ताकि मछली को पानी से बाहर निकाला जा सके। जैसे ही फनिंग ने पानी की सतह पर मछली की पूंछ देखी, वो एक्साइटमेंट में चिल्लाई, अरे वाह, मुझे लगता है कि कोई शिकारी क्यूटर मछली फंसी है। वो मन ही मन सोचने लगी कि यार जब यहाँ इतनी बढ़िया क्यूटर मछलियां हैं तो मालिक ने मुझे ल्यूर इस्तेमाल करने से क्यों मना किया था। लेकिन शेली ने जब जाल में फंसी मछली को ध्यान से देखा तो उसे थोड़ा शक हुआ। वो बोली, मैम पर ये दिखने में क्यूटर जैसी लग नहीं रही है। फनिंग ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसने अपनी एक्सपर्ट वाली धौंस जमाते हुए कहा, अरे इस साइज की मछली और क्या हो सकती है। ल्यूर फिशिंग का इतना लंबा एक्सपीरियंस होने की वजह से उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो मछली को अच्छे से पहचानती है। उसने उतावले होकर शेली से कहा, जरा जाल को पास ला, मुझे ठीक से देखने दे। पर भाई साहब जैसे ही जाल पास आया और उन्होंने देखा, वो कोई क्यूटर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हेमिक्यूटर थी, जिसे आम बोलचाल में मिनो कहते हैं। उसका वजन करीब 3 पाउंड था। चूंकि मिनो और क्यूटर दूर से देखने में काफी हद तक एक जैसी लगती हैं, इसलिए इस साइज की मिनो को कोई भी दूर से क्यूटर समझ बैठता। उस वक्त फनिंग की हालत ऐसी थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन साथ ही वो अंदर से बुरी तरह हैरान भी थी। आखिर उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक मामूली सी मिनो मछली को इतने बड़े ऑलमोस्ट नामुमकिन साइज में बढ़ते कभी नहीं देखा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर उसने ये क्लिप इंटरनेट पर डाल दी तो वीडियो का वायरल होना 100% पक्का है। शायद मालिक इसी सरप्राइज की बात कर रहा था। पास खड़ी शेली ने भी एक सेकंड बर्बाद नहीं किया और तुरंत कैमरे
कैमरे का लेंस उस चमचमाती विशाल मछली पर टिका दिया। फनिंग ने कांटे से मछली को निकाला और कैमरे के सामने एक ऐसी शक्ल बनाई जो आधी हंसी और आधी रोने जैसी लग रही थी। उसने अपने व्यूअर से कहा, दोस्तों, अब जाकर मुझे समझ आया कि इस तालाब के मालिक ने गारंटीड वायरल सरप्राइज क्यों कहा था। क्या आपने कभी इतनी बड़ी मिनो मछली देखी है? इसका वजन कम से कम 3 पाउंड है और लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर। ये तो अपनी प्रजाति का डायनासोर है भाई। फनिंग ने जल्दी से उस जादुई मछली को अपने जाल वाले बैग में डाला और दोबारा कांटा पानी में फेंक दिया। अब उसकी चिढ़ की जगह एक नई उत्सुकता ने ले ली थी। वो देखना चाहती थी कि इस जलाशय में और कौन कौन से अजूबे छुपे हुए हैं। ठीक उसी वक्त लीमू दोपहर का बढ़िया खाना खाकर मस्त डकार मारते हुए आराम से तालाब की तरफ लौट रहा था। वो सोच रहा था कि युलान भाभी के हाथों में जादू तो है ही, पर असली राज उस सिस्टम की हाई क्वालिटी मछलियों का है। उनका मांस वाकई में बहुत लाजवाब था और अगर ऐसा ही रहा तो उसका फिशिंग ग्राउंड बहुत जल्दी अंधाधुंध कमाई करने वाला था। वैसे भी आजकल लोग कमर्शियल तालाबों की मछलियां खाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें केमिकल वाला दाना खिलाकर पाला जाता है, पर उसका तालाब तो एकदम अलग था। जैसे ही वो पानी के पास पहुंचा, फनिंग ने तुरंत शिकायतों का पिटारा खोल दिया। वो उस पर बरसते हुए बोली, अरे ओ मालिक, तुमने मुझसे मामूली मिनो मछलियां पकड़वाने के लिए 150 युआन ऐंठ लिए। तुम मुझे इतनी दूर पहाड़ों में सिर्फ ये हेमिक्यूटर, बिटरलिंग्स और स्लीपर्स जैसी फालतू मछलियां पकड़वाने लाए हो। भले ही उसने वो विशालकाय मिनो मछली पकड़ ली थी, लेकिन फिर भी वो अंदर से थोड़ी निराश थी। इसीलिए ली मू को देखते ही वो उस पर बड़बड़ाने लगी। लेकिन ली मू भी कम खिलाड़ी नहीं था। उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल सीधा भाव रखा, जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो, और बोला, अरे फनिंग मैम, आप इतनी बड़ी स्टार होकर ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। मेरे इस जलाशय में तरह तरह की मछलियां भरी पड़ी हैं। आपको ये छोटी मोटी मछलियां सिर्फ इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आपने अभी अभी शुरुआत की है। उसने अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए ज्ञान पेलते हुए कहा, वैसे भी अभी दोपहर का वक्त है और ये बिल्कुल नॉर्मल है कि इस समय छोटी और आक्रामक मछलियां ही पहले चारे पर झपटती हैं। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, न दोपहर के समय तो भगवान के लिए भी बड़ी मछली पकड़ना मुश्किल होता है। इस कड़ती धूप में आमतौर पर सिर्फ ये कचरा मछलियां ही एक्टिव रहती हैं। उसका ये लॉजिक सुनकर फनिंग कुछ पल के लिए अवाक रह गई, और सच कहें तो उसके पास ली मुंह की बात काटने का कोई बहाना भी नहीं था। तभी उसकी रॉड एक बार फिर जोर से तनी। उसने जैसे ही खींचा, भाई साहब, फिर से डबल कैच। इस बार कांटे में एक आधे पाउंड की बिटरलिंग मछली थी और उसके साथ जो दूसरी मछली आई, उसे देखकर तो फनिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक पूरे 2 पाउंड की स्लीपर मछली थी। अपनी प्रजाति के हिसाब से यह मछली किसी दैत्य से कम नहीं थी। फनिंग अपनी लाइन को बिल्कुल अचरज से ताकती रह गई। पास खड़ी शेली ने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया और तुरंत कैमरा घुमाकर उन दोनों भारी भरकम मछलियों को फ्रेम में कैद कर लिया। इधर ली मुंह ने भी शरीफ बनने की पूरी एक्टिंग की। वो ऐसे चौंका जैसे उसने पहली बार ऐसी मछली देखी हो, और चिल्लाकर बोला, बाप रे बाप, इतनी बड़ी स्लीपर मछली! भाई, इस साइज में तो ये दिखने में भी काफी डरावनी लग रही है। उसने आगे कहा, मैंने खुद अपने तालाब में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी। मानना पड़ेगा फनिंग मैम, आप सच में अपनी साख के मुताबिक एक सड़ियल नहीं बल्कि असली प्रोफेशनल हो। फनिंग तारीफ का जवाब देने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि अचानक दूर से एक तेज आवाज गूंजी। ली मुंह ने मुड़कर देखा तो उसका दोस्त बाई युनहाई जिला मुख्यालय से अपनी गाड़ी भगाता हुआ सीधे वहीं पहुंच गया था। ली मुंह ने फनिंग से माफी मांगी और अपने दोस्त की तरफ बढ़ा। उसने हंसते हुए कहा, अबे साले, इतनी जल्दी आ भी गया। लेकिन बाई युनहाई के कान में तो जैसे जूं तक नहीं रेंगी। उसकी आंखें पागलों की तरह पानी के किनारे को स्कैन कर रही थीं। उसने हाफते हुए ली मुंह से पूछा, अबे फनिंग कहाँ है? मुझे बिल्कुल उसके बगल वाली सीट चाहिए, जल्दी बता। ली मुंह ने आराम से फनिंग की तरफ इशारा कर दिया। फनिंग को देखते ही बाई युनहाई की बाँछें खिल गईं और वो पागलों की तरह गाड़ी से अपना सामान निकालने लगा। वो दौड़कर बिल्कुल उसके बाजू में कांटा लगाने ही वाला था कि तभी ली मुंह ने लपककर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ली मुंह ने अपने दोस्त की आंखों में आंखें डालकर कहा, देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। आज तो तुझे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब तक तू 150 युआन की फिशिंग फीस नहीं देगा तब तक तू यहाँ एक कांटा भी नहीं डाल सकता। असल में ली मुंह को अपना सिस्टम टास्क जो पूरा करना था। ऊपर से ली मुंह ने उसे ताना मारते हुए ये भी याद दिलाया, वैसे भी तूने सालों से मुझे अपनी दुकान पर चूना लगा लगाकर महंगी रॉड बेची हैं और खूब पैसे कमाए हैं। उस हिसाब से ये 150 युआन तो ऊंट के मुंह में जीरा है। ली मुंह का ऐसा कड़क चेहरा देखकर बाई युनहाई समझ गया कि आज दाल नहीं गलने वाली। उसने बिना चूं चपड़ किए अपना फोन निकाला, QR कोड स्कैन किया और पैसे ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पेमेंट हुई, उसने अपना सामान उठाया और पूरे जोश में फनिंग की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वो गया, ली मुंह की नजर जलाशय के नीचे आने वाली सड़क पर पड़ी। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार उनकी तरफ ही बढ़ चली आ रही थी। ली मुंह ने जब लाइन को ध्यान से गिना तो उसे अंदाजा हुआ कि वहां कम से कम 20 गाड़ियां थीं। पूरे 20 से ज्यादा कारें एक साथ देखकर योंग युलान, जो चौराहे पर ट्रैफिक संभाल रही थीं, पूरी तरह दंग रह गईं। युलोंग गांव के इतिहास में शायद पहली बार इतनी रौनक और चहल पहल हुई थी। देखते ही देखते हाथ में फिशिंग गियर लिए मछुआरों की एक भारी भीड़ वहां जमा हो गई। सबने फटाफट अपनी अपनी फीस चुकाई और सीधे फनिंग को घेर कर खड़े हो गए। भाई साहब, ल्यूर फिशिंग की नंबर 1 हसीना का जलवा वाकई में खतरनाक था। उसकी फैन फॉलोइंग इस कदर डरावनी थी कि आज वर्किंग डे होने के बावजूद इतने लोग खिंचे चले आए थे। सोचो, अगर आज वीकेंड होता या ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। उसने उंगलियों पर गिना तो वहाँ पहले ही 36 मछुआरे बैठ चुके थे। इस हिसाब से आज उसने सिर्फ फीस से ही 5400 युआन कूट लिए थे।
लीमू अपनी इस तगड़ी कमाई से गदगद होकर पानी के किनारे मस्त टहलने लगा और इस हसीन नज़ारे का लुत्फ उठाने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ। भले ही उन विशालकाय मिनो और स्लीपर मछलियों ने लोगों को एक बढ़िया सरप्राइज दिया था, पर भाई सिर्फ उतने से काम नहीं चलने वाला था। इतनी भारी भीड़ में अगर एक दो लोगों के हाथ कोई बड़ी मछली न लगे तो बात समझ आती है, लेकिन अगर हर कोई खाली हाथ रह जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर लोगों को कोई दूसरी ढंग की मछली नहीं मिली तो उसे डर था कि ये मछुआरे अपने पैसे वापस मांगने लगेंगे। आखिर कचरा मछली तो कचरा मछली ही होती है, और लंबे समय के हिसाब से देखा जाए तो सोशल मीडिया का ये हाइप हमेशा नहीं रहने वाला था। ये कोई टिकाऊ बिजनेस प्लान नहीं था, पर अच्छी बात ये थी कि उसका नया बिजनेस टास्क वक्त से पहले ही पूरा हो चुका था। अब उसे बस 10 और लोगों के मछली पकड़ने का टाइम खत्म होने का इंतजार करना था, जिसके बाद वो सिस्टम का इस्तेमाल करके मछलियों की नस्ल को अपग्रेड कर सकता था। लेकिन जिस बात का उसे डर था वही हुआ। बाई युनहाई समेत वहाँ मौजूद मछुआरों की भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। वे सब सवाल उठाने लगे कि यार पूरे 150 युआन की फीस देने के बाद भी इस साले जलाशय में सिर्फ ये पिद्दी मछलियां ही क्यों फंस रही हैं? चूंकि अभी तक एक भी असली और तगड़ी मछली किसी के हाथ नहीं लगी थी, इसलिए कुछ लोग तो वहीं खड़े खड़े बड़बड़ाने और शिकायत करने लगे। गनीमत रही कि तभी कुछ लोगों के कांटे में 1-2 पाउंड की मिनो और 3 पाउंड की स्लीपर मछलियां फंस गईं, जिससे माहौल थोड़ा शांत हो गया। इन अजीबोगरीब भारी भरकम जीरों को देखकर लोगों का ध्यान थोड़ा भटक गया, और चूंकि फनिंग अभी भी बड़े सब्र के साथ वहीं बैठी फिशिंग कर रही थी, इसलिए बाकी लोग भी अपनी अपनी सीट पर चिपके रहे। सबने अपनी चिढ़ को अंदर ही दबाया और शाम के 4 बजे तक किस्मत आजमाते रहे। शाम को 4 बजे बजते ही फनिंग ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और घर जाने की तैयारी करने लगी। लीमू उसे बाय बाय बोलने के लिए उसके पास गया। उसने मजाक करते हुए कहा, क्यों फनिंग मैम, इतनी जल्दी थक गई क्या? आपका टाइम तो पूरा हो गया है, पर अगर आप चाहें तो मैं आपको मुफ्त में थोड़ी देर और फिशिंग करने दे सकता हूँ। फनिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, नहीं नहीं, मुझे शाम को कुछ जरूरी काम है, वैसे भी मेरी वीडियो की शूटिंग पूरी हो चुकी है। ली मुंह ने उसे विदा किया और दोबारा आने का न्योता दिया, लेकिन उसके जाने से पहले ली मुंह से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, मैम वैसे ये तो बताइए, जो मैंने गारंटीड वायरल सरप्राइज का वादा किया था वो पूरा हुआ या नहीं? फनिंग ने खुशी खुशी हामी भरी और कहा, हाँ भाई, सरप्राइज तो वाकई में कमाल का था, मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो आग लगा देगी। लेकिन उसने तालाब की तरफ इशारा करते हुए चुटकी ली, लेकिन यार तुम्हारे इस तालाब में इन पिद्दी मछलियों के अलावा कोई और नस्ल की मछली है भी या नहीं? लीमू ने तुरंत इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, जैसे उसे बड़ा झटका लगा हो। वो बोला, अरे मैम क्या बात कर रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। असल में बाकी मछलियों के खाने का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने चारे पर मुंह नहीं मारा। फनिंग ने एक जानती हुई स्माइल दी और उसे चिढ़ाते हुए बोली, चलो चलो अब अपनी लंबी चौड़ी हाँकना बंद करो। यहाँ दर्जनों मछुआरे बैठे हैं और किसी को एक भी दूसरी मछली की शक्ल तक नहीं दिखी। पर ली मुंह भी अपनी बात पर अड़ा रहा, अरे अगर आपको यकीन नहीं है तो इसमें घाटा आपका है, पर मेरी दूसरी मछलियाँ यहीं पानी के अंदर हैं। देखना, जैसे ही उनके खाने का टाइम होगा वो पानी से बाहर छलांगे मारने लगेंगी। फनिंग बस हंसी, उसे गुड बाय कहा और वहां से निकल गई। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ली मुंह को बिल्कुल नहीं थी। भाई साहब, जैसे ही फनिंग वहां से हिली, उसके पीछे पीछे पूरी भीड़ भी रफू चक्कर होने लगी। जहां कुछ देर पहले 60 से ज्यादा लोग फिशिंग कर रहे थे, वहां पलक झपकते ही सिर्फ 10 लोग बचे रह गए। उसे तब जाकर एहसास हुआ कि फनिंग का जलवा सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि वही इकलौते वजह थी जिसने इस पूरे धंधे को रोक कर रखा था। असली दिक्कत ये थी कि लोगों को फिशिंग में वो मजा नहीं आ रहा था, और इसकी वजह थी वो सुपर मिनो और सुपर स्लीपर मछलियां। मछुआरे उन छोटी प्रजातियों को देख देख कर पक चुके थे, और जब कोई नई बड़ी मछली नहीं आई तो उनका हाथ इंटरेस्ट खत्म हो गया। लीमू समझ गया कि अगर वो सिर्फ इस अनोखेपन के भरोसे बैठा रहा तो ये लोग दोबारा इस तालाब का रुख कभी नहीं करेंगे, और इसीलिए उसने तुरंत सिस्टम में चेक किया कि बिजनेस का नया टारगेट पूरा हुआ या नहीं। सिस्टम ने भी पलक झपकते ही जवाब दे दिया। उसने कंफर्म किया कि भाई को सच में फिशिंग ग्राउंड के लिए एक नया अपग्रेड मिल गया है, और पूछा कि क्या वो इसे अभी इस्तेमाल करना चाहता है। उसने 1 सेकंड भी नहीं गवाया और सीधे सिस्टम को आदेश दिया कि मछलियों की प्रजाति को तुरंत अपग्रेड किया जाए। सिस्टम ने भी कमांड एक्सेप्ट कर ली। एक छोटे से रैंडम ड्रॉ के बाद सिस्टम ने उसे बधाई दी कि एक नई प्रजाति अनलॉक हो चुकी है। अब आधिकारिक तौर पर टॉप माउथ कप्टर मछली को लिस्ट में जोड़ दिया गया था। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, और आए भी क्यों ना। सच कहें तो किसी भी गंभीर मछुआरे के लिए कप्टर सबसे कीमती जीतों में से एक होती है। ये एक मीडियम साइज की मछली है जिसकी तुलना किसी फालतू या कचरा मछली से नहीं की जा सकती। आमतौर पर 5 पाउंड से बड़ी कप्टर पकड़ना ही किसी मछुआरे को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी होता है, और अगर कोई अपना पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ दे तो वो तो खुशी के मारे चिल्ला ही उठेगा। ऊपर से इसका मांस इतना स्वादिष्ट होता है कि मार्केट में इसकी कीमत आसमान छूती है। एकदम प्योर जंगली कप्टर लगभग 100 युआन प्रति पाउंड तक बिक सकती है, और ल्यूर फिशिंग के शौकीनों का तो ये सबसे पसंदीदा टारगेट होती है। चूंकि युलोंग गांव का जलाशय अभी उतना बड़ा नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि फिलहाल उसे पारंपरिक पोल फिशिंग पर ही टिके रहना होगा। वो और भी एक्साइटेड हो गया जब उसे एहसास हुआ कि सिस्टम से अपग्रेड की गई ये मछलियां अपनी प्रजाति की अधिकतम ग्रोथ लिमिट तक पहुंच सकती हैं। आखिरकार सब कुछ सही जगह पर बैठ रहा था, और उसे पूरा यकीन था कि अब उसका फिशिंग ग्राउंड धमाल मचाने वाला है। लेकिन तभी सिस्टम ने उसके सामने बिजनेस का एक बिल्कुल नया टास्क रख दिया।
टास्क ये था कि उसे लोगों को 100 युआन प्रति घंटे के हिसाब से जलाशय पर फिशिंग के लिए बुलाना था। पर हाँ, इसमें एक पेच था। सिस्टम की शर्त थी कि हर बंदे को कम से कम 5 घंटे की बुकिंग करनी होगी। अगर वो 20 ऐसे लोगों को ढूंढ लेता है जो इन शर्तों पर पैसे देकर फिशिंग करने को तैयार हों, तो उसे तुरंत ग्राउंड के लिए एक और अपग्रेड मिल जाएगा। इस नए टास्क की डिटेल सुनते ही लियू की सांसें अटक गईं। 100 युआन प्रति घंटा, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी कीमत थी। इसका मतलब था एक सिंगल सेशन के लिए सीधे 500 युआन वसूलना। हालांकि अच्छी बात ये थी कि पानी में नई कप्टर मछलियां आ चुकी थीं, तो ये कीमत पूरी तरह से नाजायज भी नहीं थी। पर हाँ, सस्ती तो बिल्कुल नहीं थी। लियू को लगा था कि टॉप माउथ कप्टर गेम चेंजर साबित होगी और मछुआरे पक्का फिशिंग करते रहेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। बचे हुए करीब 10 मछुआरे असल में अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा और याद दिलाया कि उनका समय अभी बचा हुआ है। उसने उनसे थोड़ी देर और रुकने की गुजारिश की, लेकिन उन 10 मछुआरों ने एक सुर में वही शिकायत दोहराई। उन्होंने बॉस से कहा कि भले ही इस जलाशय की छोटी मछलियां साइज में बड़ी हैं, लेकिन सिर्फ ऐसी कचरा मछलियां पकड़ने में कोई मजा नहीं आ रहा। लियू ने उन्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि पानी में दूसरी तरह की मछलियां भी हैं, लेकिन वे 10 मछुआरे नहीं माने और चले गए। एक एक करके सारे मछुआरे निकलते बने और पूरा जलाशय खाली हो गया। वहाँ सिर्फ यिनहाई और 30-32 साल का एक दूसरा आदमी बचा था। उसी वक्त यिनहाई ने बिना किसी फिल्टर के सीधे मुंह पर उससे शिकायत करना शुरू कर दिया। उसने लियू से पूछा कि आखिर वो क्या नौटंकी कर रहा है और इस पूरे सीन को सरासर लूट बता दिया। उसने दलील दी कि कचरा मछलियों से भरे इस जलाशय ने उस सारी पॉपुलैरिटी पर पानी फेर दिया जो फो उसके लिए लेकर आया था। लियू ने यिनहाई को एक चिढ़ भरी नजर से देखा और कहा कि अपना मुंह बंद रखे और सिर्फ अपनी फिशिंग पर ध्यान दे। यिनहाई को ये बात बुरी लग गई। उसने दावा किया कि वो तो बस उसी के भले की सोच रहा था और तय किया कि अब उसका भी यहाँ से निकलना ही बेहतर है। इसके साथ ही यिनहाई ने घर जाने के लिए अपना सामान समेटा और जाते जाते इतनी हिम्मत भी दिखाई कि अपने पैसों के रिफंड की मांग कर डाली। लियू ने भी उसे साफ साफ बता दिया कि वो कहाँ जाए। कुछ भी न पकड़ पाने की भड़ास में वो लड़का पैर पटकता हुआ पीछे की पहाड़ियों की तरफ चला गया और रास्ते में लगे कुछ प्लम और लोकवाट तोड़कर अपना गुस्सा शांत करने लगा। वो अभी भी, सच कहें तो उसका मन अभी भी नहीं भरा था, इसलिए गायब होने से पहले उसने सड़क के किनारे से मुट्ठी भर भर के जंगली प्याज भी उखाड़ लिए। यिनहाई के जाते ही जो एक आखिरी आदमी बचा था वो भी खिसक लिया। जो जलाशय अभी कुछ देर पहले तक लोगों से गुलजार था, वहाँ अब ऐसी शांति छा गई कि एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि फोंग यान के असर की वजह से आज उसने 5000 युआन कमा लिए थे, लेकिन वो जानता था कि ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। किस्मत से फोंग को अभी अपना वीडियो पोस्ट करना था। एक बार जब वो वीडियो लाइव हो जाता और लोग नई कप्टर मछलियों को पकड़ लेते तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ फिर से ऊपर भागने लगता। वह इस बात पर शर्त लगाने को तैयार था कि ऐसा होने के बाद कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहेगा। इसलिए लियू ने फैसला किया कि वो पूरी रात खुद फिशिंग करेगा। उसका मकसद टॉप माउथ कप्टर की एक्टिविटी को चेक करना था। अगर वो सिर्फ एक बड़ी मछली भी फंसा लेता तो वो यिनहाई से उसकी फोटो फिर से फिशिंग ग्रुप्स में डलवा देता, जिससे भीड़ पक्का वापस खींची चली आती। यही प्लान सोचकर उसने तुरंत अपना सामान समेटा, पुराने घर गया और वहाँ की जल्दी जल्दी एक अच्छी सी सफाई की जिसकी सख्त जरूरत थी। इसके बाद उसने 100 पाउंड चारा तैयार किया। पुरानी कहावत है ना, जब तक डालोगे नहीं दाना तब तक मुश्किल है मछली का आना। जब सब कुछ रेडी हो गया तो वो अपने डिनर के लिए इंस्टेंट नूडल्स का एक सिंपल सा कटोरा लेकर बैठने ही वाला था कि तभी उसे योंग युलान का फोन आ गया। उसने बताया कि उसने देखा कि सारे मछुआरे जलाशय से चले गए हैं। उसने लियू को अपने घर आने का न्योता दिया और वादा किया कि वो उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाएगी। फोन पर युलान की आवाज सुनकर उसकी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वो सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या वो सच में उसे सिर्फ खाना खिलाना चाहती है या उसके मेन्यू में कुछ और ही चल रहा है। खैर, खुद खाना बनाने के आलस के चक्कर में उसने मना नहीं किया। वो जल्दी ही युलान के घर पहुंच गया, जहां टेबल पर पहले से ही कई सारे लजीज और भारी भरकम व्यंजन उसका इंतजार कर रहे थे। खाने के दौरान उसने युलान से कहा कि वो उसे अपने और बाहर से आने वाले मछुआरों के लिए खाना बनाने के बदले 3000 युआन महीना देना चाहता है। वो जानता था कि एक बार जब भीड़ वापस आएगी तो एंगलर्स को खुश रखने के लिए खाने पीने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। युलान ने तुरंत पैसों के लिए मना कर दिया और कहा कि वो वैसे भी फ्री ही रहती है और बिना कुछ लिए उसकी मदद करके उसे खुशी होगी। लेकिन लियू को यूं ही मुफ्त में उसकी मदद लेना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने सैलरी देने की जिद पकड़ ली और इस तरह बात पक्की हो गई। डिनर खत्म करने के बाद उसने रात की फिशिंग ट्रिप के लिए अपना सामान इकट्ठा किया। उसे जाने की तैयारी करते देख युलान ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने आगाह किया कि रात में फिशिंग करना सेफ नहीं है और सलाह दी कि वो उसके घर पर ही रुक जाए ताकि उसका मन लगा रहे। लियू ने सिर हिलाया और उससे कहा कि वो फिक्र न करे, उसे आज रात मछलियों की डेंसिटी चेक करनी थी और उसने युलान से आराम करने को कहा। इसके बाद वो अपना गियर लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वो युलान के घर के पास वाले मक्के के खेत से गुजरा, उसने हाथ बढ़ाकर करीब 1 दर्जन कच्चे मुलायम मक्के के भुट्टे तोड़ लिए। आखिर कप्टर मछली पकड़ने के लिए ताजा मक्का बहुत जरूरी होता है। जल्द ही वो पानी के किनारे पहुंच गया। उसने एक बड़े तसले में उन मुलायम
मक्कों को छीलना शुरू किया और उसे पूरा भरोसा था कि आज की रात एक नंबर होने वाली है। अगर वो 10 पाउंड से ज्यादा वजनी एक भी टॉप माउथ कप्टर पकड़ लेता और यिनहाई से उसे पोस्ट करवा देता तो धमाका होना तय था। और अगर उसने कहीं 20 पाउंड का कोई मॉन्स्टर फंसा लिया तो समझो पूरे लोकल फिशिंग ग्रुप में खलबली मच जाएगी। वैसे भी पूरे देश में ऐसी जगहें बहुत ही कम है जहां 20 पाउंड से बड़ी कप्टर मिलती हो। इस वक्त उसके अंदर का मछुआरा एक्साइटमेंट के मारे उबल रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपना सामान सेट करने वाला था, एक मोटरसाइकिल तेजी से उसकी तरफ आई और उस पर से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा जिसकी स्किन धूप से काफी झुलसी और सांवली थी। वो आदमी अपना फिशिंग गियर उठाकर पास आया और उसने पूछा, हे भाई, क्या तुम ही इस जलाशय के मालिक हो? लीमू ने सिर हिलाया और उस उम्रदराज आदमी से पूछा कि क्या वो यहाँ फिशिंग करने आया है, जिस पर उस आदमी ने रूखा सा। वो आदमी हल्का सा हंसा और बोला, भाई मुझे अंकल मत कहो, मैं अभी सिर्फ 27 साल का हूँ। वो तो धूप में दिन रात फिशिंग करने की वजह से थोड़ा बुढ़ापा जल्दी दिखने लगा है। हाँ तो यहाँ का क्या रेट है? लियो एक सेकंड के लिए सन्न रह गया। वो अविश्वास से उस आदमी के चेहरे को देखने लगा। सच कहें तो उस आदमी के माथे की झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि उसके दादाजी के माथे को टक्कर दे दें, लेकिन लियो इस बात पर ज्यादा नहीं अटका। उसने सीधे उसे प्राइस बता दी, 100 युआन प्रति घंटा या फिर सीधे 4 घंटे के लिए 400 युआन का फ्लैट रेट। ये रेट सुनते ही वो आदमी सन्न रह गया। भाई ये तो बहुत महंगा है। वैसे यहाँ किस तरह की मछली मिलती है? लियो ने समझाया कि यह जलाशय खास तौर पर सिर्फ टॉप माउथ कप्टर मछलियों के लिए है, जिनमें सबसे बड़ी मछली लगभग 20 पाउंड तक की है। उसने ये भी जोड़ दिया कि अगर वो मछली अपने साथ नहीं ले जाना चाहता तो उसे वापस जलाशय को ही 2 युआन प्रति पाउंड के हिसाब से बेच सकता है। हालांकि 10 पाउंड से ऊपर की कोई भी मछली फंसी तो उसे वापस पानी में ही छोड़ना होगा। वो आदमी कुछ पल के लिए शांत हो गया और नफे नुकसान का हिसाब लगाने लगा। तुम सिर्फ 2 युआन दोगे 1 पाउंड का? तब तो मुझे अपने पैसे वसूलने के लिए ही कम से कम 50 पाउंड मछली पकड़नी पड़ेगी। ये भांपकर कि उस आदमी का इंटरेस्ट अब कम हो रहा है, लियो थोड़ा उतावला हो गया और बोला कि भाई रेट तो फिक्स है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो हुनर है तो फीस दो, नहीं तो तुम वापस अपने घर जा सकते हो। लियो को लगा कि डील यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसे हैरान करते हुए वो आदमी बस हंस पड़ा और लियो को उसकी कही बात याद दिलाई। अगर यहाँ 20 पाउंड की कप्टर है तो मैं बस एक ही बाहर निकालूंगा और मेरे पैसे तुरंत वसूल हो जाएंगे। आज रात मैं तुम्हारी जेब खाली करके ही मानूंगा। इसके बाद उस आदमी ने, जिसे हम फिलहाल अंकल ही कहेंगे, खुशी खुशी कोड स्कैन करके पेमेंट कर दी और ठीक लियो के चुने हुए सुपोर्टो के बगल में अपना तामझाम सेट कर लिया। उसने अपनी तैयारी शुरू की और जिंदा चारे का एक डिब्बा निकाला, खासकर सिल्वर बेटफिश जो मछली फंसाने के लिए काफी असरदार मानी जाती हैं। सिल्वर चारे को कांटे में बड़े ध्यान से फंसाने के बाद उस आदमी ने लियो की तरफ देखा और एक गर्व भरी मैं सब जानता हूँ वाली मुस्कान दी। ये देखकर लियो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ज्यादातर कमर्शियल फिशिंग स्पॉट्स पर जिंदा चारे का इस्तेमाल करना सख्त मना होता है। आखिर ऐसा इसलिए है क्योंकि शिकारी मछलियों के लिए प्रोसेस्ड चारे या मक्के के मुकाबले जिंदा चारा कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। उस आदमी को साफ तौर पर लग रहा था कि उसने नियमों में एक चालाकी भरा चोर रास्ता ढूंढ लिया है, जबकि लियो ने बस एक हल्की और रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। अंकल, मैं सलाह दूंगा कि आप उस चारे का इस्तेमाल न करें, लियो ने टोकते हुए कहा। मेरे पास यहाँ कुछ फ्री मक्का रखा है, मैं उसकी जगह आपको ये दे सकता हूँ। लेकिन उस आदमी को इस खैरात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बॉस, अगर बिजनेस चला रहे हो तो नुकसान झेलने के लिए भी तैयार रहो, वरना ये जगह बहुत जल्द ठप हो जाएगी। ये सुनकर लियो ने अपना सिर हिलाया और एक ठंडी सांस ली। चलो ठीक है, जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बस हारने से डर रहा हूँ तो अपनी मर्जी की ही कर लो। मैं अभी यह मक्का फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में तुम्हारा इरादा बदला तो मैं इसके एक एक दाने के 100 युआन चार्ज करूंगा। उस आदमी ने हवा में हाथ हिलाते हुए उसकी बात को खारिज कर दिया। भाई, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मैं अभी तुमसे ये शर्त लगाता हूँ, अगर मुझे तुम्हारे मक्के की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें एक दाने के 200 युआन दूंगा। जो अपनी बात से मुकरा वो डरपोक। लियो ने बस अपने कंधे उचकाए और उसे अपने काम में लगने दिया। अपनी कलाई के एक कॉन्फिडेंट झटके के साथ उस आदमी ने अपनी डोर को जलाशय में काफी दूर तक फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी रॉड को सेट किया और सिगरेट निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। पानी में तैरते उसके चमकदार फ्लोट ने अचानक एक सिग्नल दिया। वो हिलने लगा। उसने तुरंत रॉड के छोर को मजबूती से पकड़ लिया। वो एक्शन के लिए एकदम तैयार था। उसकी आंखें पूरे फोकस के साथ पानी पर टिक गईं। हालांकि इस बीच भी उसने हमारे हीरो को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। भाई, जिस तरह से मछली कांटा निगल रही है, ऐसा लगता है कि आज रात पक्का मैं ही जीत रहा हूँ। और अभी उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि पानी की सतह पर तैरता वो फ्लोट एक जोरदार झटके के साथ पानी के अंदर गायब हो गया। उस आदमी ने मुंह से एक हल्की सी आवाज निकाली और कांटे को फंसाने के लिए रॉड को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ झटका। जैसे ही वो मछली को खींचने लगा, उसने पूरे आत्मविश्वास से चिल्लाकर दावा किया कि अपने सालों के एक्सपीरियंस के दम पर वो कह सकता है कि ये तो पक्का शिकार है। उसे पूरा यकीन था कि ये 2 या 3 पाउंड की कप्टर मछली है। और बस अगले ही पल बाद में उसने बड़े गर्व से मछली को अपने नेट से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही उसने अपने शिकार को नीचे देखा, वो एकदम हक्का बक्का रह गया और जोर से बुदबुदाया कि आखिर उसने ये क्या पकड़ लिया है। ये पक्का कोई कप्टर मछली नहीं थी,
उसने थोड़ा और पास से देखा तो सदमे के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी फूटी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एक जायंट हेलीकॉप्टर मछली थी, जो कि आमतौर पर चारे के रूप में इस्तेमाल होने वाली एक मामूली छोटी मछली होती है। पास ही खड़े लियू ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। वो आदमी थोड़ा चिढ़ने लगा और पूछने लगा कि लियू ने उसे पहले क्यों नहीं आगाह किया था कि इस तालाब में इतनी बड़ी बड़ी कचरा मछलियां भरी पड़ी हैं। लियू ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, तुमने असल में मुझसे पूछा ही कब था। ये बात सुनकर उस आदमी के पास बोलने को कुछ बचा नहीं, तो वो चुप हो गया। उसने अपना जिंदा चारा ही इस्तेमाल करते रहने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद से वो जब भी अपनी डोर पानी में फेंकता, उसके हाथ या तो वही छोटी मछलियां लगती या फिर छोटे मोटे गोभी। संक्षेप में कहें तो जो वो पकड़ना चाहता था उसमें से कुछ भी उसके हाथ नहीं लग रहा था। ये देखकर कि वो बुरी तरह मात खाने वाला है, उसने हड़बड़ाहट में अपनी टेक्निक बदलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी कर लेता। वो कमबख्त छोटी मछलियां उसके कांटे से गोंद की तरह चिपकी हुई थीं। वो उनसे पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिंदा चारा इन छोटी मोटी शिकारी मछलियों का सबसे पसंदीदा खाना होता है, और यही वजह थी कि लियू ने उसे पहले नहीं रोका था। और इस तरह अगले आधे घंटे तक उन नन्ही मछलियों से परेशान होने के बाद आखिरकार उस आदमी ने घुटने टेक दिए। वो एक झेंपू सी मुस्कान के साथ लियू के पास आया और पूछने लगा कि क्या लियू आखिरकार उसे थोड़ा सा मक्का बेचेगा। उसने मान लिया कि इस जिंदा चारे के चक्कर में ढंग से फिशिंग करना नामुमकिन हो गया है। लियू ने तो भाई बस एक दबी सी हंसी हंसी। उसने उस आदमी को उनकी पहले वाली शर्त याद दिलाई। उसने मक्का फ्री में देने की पेशकश की थी, लेकिन खुद इस आदमी ने ही 200 युआन देने की जिद की थी। उसने उस आदमी की डरपोक वाली डींग भी याद दिलाई और कहा कि वो उसका फायदा नहीं उठाना चाहता। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बात भी उसकी थी और शेखी भी उसी ने बघारी थी। वो तो बॉस को सबक सिखाने निकला था, लेकिन यहाँ तो छोटी मोटी मछलियों ने मिलकर उसी को सबक सिखा दिया था। अपने दांत पीसते हुए उस आदमी ने अपनी हार मान ली और कबूल किया कि अपने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद लियू ने उसे धूल चटा दी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि असली फिशिंग शुरू होने से पहले ही तालाब का मालिक उसे इस तरह चारों खाने चित कर देगा। उसने एक ठंडी सांस ली और मक्के के 2 दानों की मांग की। अपनी जुबान का पक्का रहते हुए उसने हर दाने के 200 युआन के हिसाब से भुगतान किया। उस आदमी ने अपना फोन निकाला और लियू को 400 युआन का पेमेंट स्कैन कर दिया। अपना वो कीमती और महंगा मक्का लेकर वो वापस अपनी जगह पर लौट गया, जबकि लियू ने अपने फ्लोट को एडजस्ट करना पूरा किया। चूंकि कप्तान मछलियां पानी की गहराई में नीचे बैठकर खाना नहीं खाती, इसलिए लियू अपनी रणनीति बदल रहा था। उन्हें तैरता हुआ शिकार ज्यादा पसंद होता है। तो यहाँ सीक्रेट ये है कि फिशिंग करते समय उस एरिया में लगातार चारा डालते रहो ताकि पानी में एक हलचल बनी रहे। देखते ही देखते लियू की सारी तैयारी हो गई। वो अपनी फिशिंग चेयर पर आराम से बैठ गया और रात के हिसाब से अपने फ्लोट में एक चमकदार बैटरी लगा दी। इस राउंड के लिए उसने एक मजबूत लाइन सेटअप के साथ 7 मीटर की हेवी ड्यूटी रॉड चुनी थी। वो साफ तौर पर किसी बड़े शिकार के मूड में था। उसने 12 नंबर के बिना कांटे वाले डबल हुक इस्तेमाल किए और उन पर बड़े ध्यान से वही ताज़ा मुलायम मक्का लगाया जिसने थोड़ी देर पहले इतना हंगामा खड़ा किया था। पानी में अपनी डोर फेंकने के बाद उसने एक सिगरेट सुलगा ली और ढलते सूरज के बीच अपने चमकते हुए फ्लोट पर पैनी नजर गड़ा दी। उसने एक हाथ तसले में डाला और मक्के के दानों को धीरे धीरे आपस में रगड़ने लगा। ध्यान रहे, वो उन्हें कुचल नहीं रहा था। उसका मकसद दानों को बस इतना हल्का सा दबाना था ताकि हर दाने से थोड़ा सा रस बाहर निकल आए। ऐसा करने से वे चारे के रूप में कहीं ज्यादा असरदार हो जाते हैं। चाहे इसे हुक पर इस्तेमाल करो या फिर पानी में हलचल पैदा करने के लिए ऐसे ही फेंको। इस छोटी सी ट्रिक से इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसी बीच वो उम्रदराज आदमी भी अपने नए मक्के के साथ दोबारा मैदान में उतर चुका था। जब वे दोनों इंतजार कर रहे थे, तभी लियू के फोन पर बाई यिनहाई का एक मैसेज आया। उसे 500 से ज्यादा फिशिंग लवर्स वाले एक बहुत बड़े चैट ग्रुप में जोड़ दिया गया था। लियू ने ग्रुप में बस एक सिंपल सा हेलो लिखकर भेजा और भाई ग्रुप में तो जैसे तुरंत धमाका ही हो गया। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वे पूछने लगे कि क्या ये सच में युलोंग गांव वाले जलाशय के वही मशहूर मालिक हैं। जैसे ही ग्रुप के लोगों ने उनकी पहचान कंफर्म की, ग्रुप में अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट दिखने लगा। ऐसा लग रहा था कि लियू का नाम और उनकी साख उनसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। ग्रुप के मेंबर्स के कुछ हंसी मजाक वाले मैसेजेस का जवाब देने के बाद उसने पूरे ग्रुप को एक साथ बड़ा ही शालीन सा रिप्लाई भेजा। उसने उन सबको जल्द ही फिर से युलोंग गांव आने का न्योता दिया। अभी उसने मैसेज भेजा ही था कि पानी में तैरता उसका चमकदार फ्लोट 2 बार हिला। वो तुरंत एकदम अलर्ट हो गया, लेकिन बदकिस्मती से मछली ने चारा नहीं निगला और पानी में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी अचानक पास बैठे उस आदमी की एक जोरदार आवाज आई और इसके तुरंत बाद हवा को चीरती हुई रॉड की सन्नाटेदार सीटी सुनाई दी। लियू ने मुड़कर देखा तो उस आदमी की रॉड झुककर एक गहरा कमान बन चुकी थी। वो मछली को काबू करने के लिए मशक्कत कर रहा था और उसका चेहरा एकदम असली वाली खुशी से चमक रहा था। मैंने तो बस 2 स्कूप मक्का डाला था और अभी से एक फंस भी गई। वो आदमी चिल्लाया, बॉस आपकी ये जगह सच में कमाल की है।
उसे पूरा यकीन था कि ये कोई कप्टर मछली ही है, भले ही साइज में थोड़ी छोटी हो। उस उम्रदराज आदमी की आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि उसने करीब 1 किलोग्राम वजनी कप्टर को पानी से बाहर खींच लिया। लियू उसे कुछ जवाब देने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी पल पानी की सतह पर उसका अपना चमकदार फ्लोट 2 बार टिमटिमाकर अचानक अंधेरे की गहराइयों में समा गया। उसने पलक झपकते ही रिएक्ट किया और रॉड को ऊपर की तरफ एक करारा झटका दिया। 1 सेकंड बाद ही मेन लाइन के हवा को चीरने की तीखी सीटी गूंज उठी। उसने दोनों हाथों से रॉड को कसकर पकड़ लिया। वो लाइन के उस जबरदस्त तनाव और हवा के खिलाफ उसकी सरसराहट को साफ महसूस कर सकता था। एक झटके में उसकी सारी नींद गायब हो गई और वो पूरी तरह चौकन्ना हो गया। एक मछुआरे के लिए ये तगड़ी कशमकश कोई सिरदर्दी नहीं, बल्कि एक किस्म का शुद्ध आनंद होती है। सच कहें तो लाइन और रॉड से निकलने वाली वो खास सरसराहट और गूंज किसी भी एंगलर के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक होती है। संभाल के बॉस, डटे रहो, मैं इसे जाल में फंसाने में मदद करता हूँ, उस उम्रदराज आदमी ने चिल्लाकर कहा, जिसने अभी अभी अपने शिकार को संभाल कर रखा था। इस कशमकश को देखकर वो खड़ा हुआ और उसने पास ही रखा लियू का लैंडिंग नेट उठा लिया ताकि वो तुरंत मदद कर सके। लेकिन लियू की एक दूसरी ही रिक्वेस्ट थी, अंकल, क्या पहले अपने फोन से मेरा एक छोटा सा वीडियो बना देंगे? उस आदमी ने सिर हिलाया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हालांकि अब आसमान में काफी अंधेरा हो चुका था, लेकिन इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों ने अपने सिर पर हेडलैम्प पहन रखे थे, जिससे अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। भले ही लियू जैसे तैसे रॉड को सीधा रखने की कोशिश कर रहा था, कांटे में फंसी कप्टर मछली गजब की ताकत के साथ लड़ रही थी, जिससे पानी को चीरती हुई लाइन से सनसनाती आवाज आ रही थी। मछली ने अचानक एक तरफ जोर से भागना शुरू कर दिया। लियू को खड़ा होना पड़ा और रॉड को छाती से सटाकर मछली के बहाव के साथ आगे पीछे होना पड़ा। वो उस खिंचाव के साथ साथ किनारे पर चलने लगा। जब मछली की ताकत का वो शुरुआती उफान थोड़ा कम होने लगा, तब जाकर उसने उसे अपने कंट्रोल में लेने की हिम्मत की। उसने फिगर 8 टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया और लगातार एक साथ दबाव बनाते हुए बड़े ध्यान से मछली को वापस किनारे की तरफ मोड़ने लगा। उसका लाइन सेटअप बहुत ज्यादा भारी नहीं था और वो जानता था कि अगर उसने अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल किया तो लाइन टूटने और शिकार के हाथ से निकलने का पूरा चांस था। मछली को थोड़ी देर थका देने के बाद उसने थोड़ा और जोर लगाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मछली ने अभी हार नहीं मानी थी। अचानक उसके अंदर ताकत का एक नया उफान आया। इस बार उसने सीधे दूर बहते पानी के बीचों बीच छलांग लगा दी। मछली तिरछी होकर गहराइयों की तरफ भागने लगी। वो इतनी आसानी से घुटने टेकने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से लियू को अपना बैलेंस बनाने के लिए आगे की तरफ लपकना पड़ा। वो तो बस पानी में गिरते गिरते बचा। उसने अपने पैर मजबूती से जमीन पर टिका दिए। लाइन से अभी भी सनसनाने की आवाज आ रही थी और वो पूरी ताकत से कांप रही थी। पूरी रॉड झुककर एक बड़ा सा कमान बन गई थी और उसका अगला हिस्सा मछली के भारी वजन से चरमराते हुए पानी की सतह को छूने ही वाला था। मछली के हर झटके के साथ रॉड में एक कंपन महसूस हो रही थी। यह एक ऐसा एहसास है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। भले ही इसमें लाइन टूटने का सबसे बड़ा खतरा होता है, चूंकि उसने कोई सेफ्टी रोप नहीं बांध रखी थी, इसलिए उसे शिकार को खोने का जोखिम उठाना ही था और उसने फुर्ती से रॉड को एक तरफ झुका दिया। ये एक बड़ा जुआ था। या तो मछली थक जाती और सीधे रास्ते पर वापस आ जाती, या फिर वो लगातार भागती रहती और पलक झपकते ही लाइन को तोड़ देती। खुशकिस्मती से मछली अभी उतनी बड़ी दानव नहीं थी। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी और लाइन का खिंचाव आखिरकार थोड़ा ढीला पड़ने लगा। लियू ने सफलतापूर्वक उस पर दोबारा कंट्रोल पा लिया और अब दिखने लगा था कि ये जंग लगभग जीती जा चुकी है। कुछ मिनटों बाद वो रॉड को संभालते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। इस बीच मछली ने भागने की 2 और आखिरी नाकाम कोशिशें की, लेकिन वे इतनी कमजोर थीं कि लियू ने उन्हें आसानी से संभाल लिया। आखिरकार मछली का शरीर पानी की सतह को चीर कर ऊपर आ गया। बॉस, ये तो सच में गजब है, उस उम्रदराज आदमी ने पूरे आदर से चिल्लाकर कहा। ये वाली तो मेरी वाली से बहुत ज्यादा बड़ी है। लियू ने पलटकर कहा, अंकल जल्दी करो, नेट तैयार रखो। कमांड मिलते ही उस आदमी ने मछली को अपने नेट में समेट लिया। लियू ने अपनी रॉड को एक तरफ रखा और मदद के लिए उसकी तरफ लपका। उसने नेट को पकड़ा और शिकार को खींचकर किनारे पर ले आया। पहली नजर में उसने अंदाजा लगाया कि इसका वजन 10 किलोग्राम से थोड़ा कम ही होगा। वो आदमी कैमरे को कप्टर मछली पर ही टिकाए रहा और अचरज से उसे देखता रहा। उसने फार्म की पली हुई कई मछलियां देखी थीं, पर ऐसी लाजवाब मछली कभी नहीं देखी थी। सच कहूं बॉस, उसने कहा, मैंने इतने परफेक्ट रंग और ऐसी शानदार कंडीशन वाली कप्टर मछली शायद ही कभी देखी हो। उस आदमी ने हाथ से उसकी लंबाई भी नापी। वो वाकई एक शानदार मछली थी, जिसकी लंबाई करीब 76 सेंटीमीटर थी। लियू ने अपना हैंड स्केल निकाला और कैमरे के सामने ही मछली का वजन किया। उसका वजन ठीक 3.1 किलोग्राम निकला। इतनी शानदार मछली फंसने के बावजूद लियू को अंदर ही अंदर थोड़ी निराशा हुई। उसका आज रात का टारगेट कम से कम 5 किलोग्राम की कोई ट्रॉफी मछली पकड़ने का था। दूसरी तरफ वो उम्रदराज आदमी अब पूरी तरह मान चुका था कि इस पानी में सचमुच विशालकाय मछलियां रहती हैं। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोने के बाद लियू ने मछली को कीप नेट में डाला और एकदम फ्रेश महसूस करते हुए अपनी सीट पर वापस आ गया। फिर उसने उस आदमी से अपनी फिशिंग जारी रखने को कहा। लियू ने उससे वो वीडियो अपने फोन पर भेजने के लिए कहा और जैसे ही वीडियो आया उसने बिना देर किए उसे फिशिंग वाले चैट ग्रुप में शेयर कर दिया। उसने फोन वापस अपनी जेब में डाला और अपना ध्यान फिर से पानी पर लगा दिया, लेकिन तभी उसके वीचैट पर नोटिफिकेशंस का जैसे बाढ़ आ गई। मन ही मन वो बड़ा खुश हो रहा था।
उसे लग रहा था कि ग्रुप के बाकी मछुआरे ये वीडियो देखकर पक्का पागल हो रहे होंगे। इसी बीच वांग डेफा भी वहां पहुंच गया। डेफा ने बंधी हुई उस काली कार्प मछली को पीले रंग की टोपी पहने एक आदमी को दिखाया, जो उस विशालकाय चितकबरी मछली को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया था। पीली टोपी वाले को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो चिल्लाया कि इस मछली को तुरंत एक ऑक्सीजन टैंक में डालना पड़ेगा। उसे डर था कि अगर मछली अभी मर गई तो बाद में बिना मांगे इसके प्रीमियम दाम नहीं मिल पाएंगे और ये उतनी ताज़ी नहीं रहेगी। पीली टोपी वाले ने अपनी गाड़ी से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा निकाला और उसने और डेफा ने मिलकर काम शुरू किया। दोनों ने भारी भरकम कार्प को तराजू पर लटकाया और वजन का कांटा ठीक 15.8 किलोग्राम पर जाकर रुक गया। पीली टोपी वाले की आवाज एक्साइटमेंट के मारे कांप रही थी। उसने लियू से कहा कि भाई तुम्हारी किस्मत तो एकदम 7वें आसमान पर है। उसने माना कि वो पूरी तरह इम्प्रेस हो चुका है कि लियू ने इतनी टॉप क्लास मछली पकड़ ली और वो अचरज में मछली के चक्कर काटने लगा। उसने बार बार उस कार्प को छूकर और परख कर देखा और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो इसे किसी बड़े हाई एंड होटल को बेचकर मोटा मुनाफा कमाएगा। लियू ने बस एक शांत सी मुस्कान दी और पीली टोपी वाले से कहा कि भाई जल्दी से हिसाब लगाओ और मछली को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाओ। उसने इशारा किया कि कांटे की वजह से मछली का मुंह जख्मी हो गया है और वो पक्का नहीं कह सकता कि ये और कितनी देर जिंदा रहेगी। कुछ पल सोचने के बाद पीली टोपी वाले ने लियू की तरफ देखा और इस जंगली कार्प के लिए 25 युआन प्रति किलोग्राम का ऑफर दिया। उसने लियू से पूछा कि क्या यह कीमत उसे मंजूर है। इस पर हमारे हीरो के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि पीली टोपी वाला काफी जायज दाम लगा रहा था, क्योंकि मार्केट में ब्लैक कार्प का नॉर्मल रेट आमतौर पर सिर्फ 15 युआन ही होता है। ये देखते हुए कि मछली जख्मी थी, 25 युआन का ऑफर देने का मतलब था कि पीली टोपी वाला उसे चूना लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। आखिरकार उस प्रीमियम रेट के हिसाब से पीली टोपी वाले ने उसे इस शिकार के लिए कुल 800 युआन का पेमेंट किया। लियू ने तो शुरुआत में उसने तो सिर्फ 400 या 500 युआन की ही उम्मीद की थी, इसलिए ये नतीजा उसकी शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा बढ़कर था। खुशी खुशी ट्रांसफर पूरा करने के बाद पीली टोपी वाले ने अपनी वैन स्टार्ट की और उस विशालकाय ब्लैक कार्प की डिलीवरी देने के लिए निकल पड़ा। इसी पल हमारा ध्यान आसमान में उड़ रहे उस ड्रोन पर जाता है जो थोड़ा और नीचे आ रहा था। साफ तौर पर उसका मकसद इस पूरे लेन देन की एक एक डिटेल को कैमरे में कैद करना था। साथ ही साथ वो ड्रोन उनकी इस पूरी बातचीत को सीधे लाइव स्ट्रीम पर ब्रॉडकास्ट कर रहा था, जहां देखने वाले दर्शक एक बार फिर से दीवाने हुए जा रहे थे। एक व्यूअर ने तो हैरान होकर लिखा कि भाई सिर्फ एक मछली को 800 युआन में बेचना तो सीधे सीधे हमारी 3 दिन की सैलरी के बराबर है। दूसरे ने जवाब दिया कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, अगर मछली जख्मी ना होती तो इसके और भी ज्यादा दाम मिलते। देखा जाए तो कुछ इलाकों में जंगली ब्लैक कार्प की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि लोग इसे 30 युआन प्रति जीन के हिसाब से खरीदने के लिए भी आपस में लड़ मरे। उधर नदी के किनारे वांग डेफा खड़ा देख रहा था जैसे ही लियू के फोन पर 800 युआन आने का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। वो अपने दोस्त के लिए दिल से बहुत खुश था। उसने चहकते हुए कहा कि आज तो सच में अपनी लॉटरी लग गई है, ये मानते हुए कि अच्छी किस्मत और बरकत को आपस में बांटना चाहिए। लियू ने तय किया कि वो 400 युआन अपने मोटे दोस्त वांग को ट्रांसफर कर दे। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर डेफा ने लैंडिंग नेट से मदद न की होती तो वो विशालकाय मछली पक्का हाथ से निकल गई होती। लेकिन जब डेफा ने ट्रांसफर देखा तो उसने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उसने तुरंत रिफंड का बटन दबा दिया। एकदम कंफ्यूज शक्ल बनाकर डेफा ने लियू से पूछा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसने जिद की कि वो ये पैसे बिल्कुल नहीं ले सकता, लेकिन लियू ने उसे दोबारा पैसे भेज दिए और बड़े धैर्य से उसे अपनी बात समझाई। उसने डेफा से कहा कि भले ही मछली उसने पकड़ी हो, लेकिन नेट से जो मदद मिली वो बहुत जरूरी थी, इसलिए इस इनाम पर दोनों का हक है। लियू तो इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसने उसे डांटते हुए पैसे एक्सेप्ट करने को कहा और धमकी दे डाली कि अगर पैसे नहीं लिए तो वो आगे से उसके साथ कभी फिशिंग नहीं करेगा, जो कि शायद थोड़ा ज्यादा ही ड्रामेटिक था। आखिरकार डेफा मान गया और उसने पैसे एक्सेप्ट कर लिए और मजाक करते हुए लियू को अपना गॉडफादर बोलने लगा और कहा कि अब उसके पास इस एहसान को चुकाने का कोई और रास्ता नहीं है। फिर उसने लियू के सम्मान में फादर गाना गाने की पेशकश की और अपना गला साफ करने लगा। लियू ने इस सुरों के हमले के शुरू होने से पहले ही उसे तुरंत टोक दिया और इस म्यूजिकल ट्रिब्यूट का वहीं द एंड कर दिया। इस मजेदार ड्रामे ने लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों को हंसते हंसते लोटपोट कर दिया और कमेंट्स की बाढ़ आ गई कि ये दोनों जोड़ीदार कितने एंटरटेनिंग हैं। जब ये दोनों इस तरह मजाक मस्ती कर रहे थे तभी लियू के फोन पर शाओ चान का फोन आया, जो उसकी पुरानी जॉब में उसका जूनियर हुआ करता था। जैसे ही उसने फोन उठाया, शाओ चान एक्साइटमेंट में चिल्लाया कि बॉस, आप और वांग भाई तो सच में टीवी पर आ गए हो। शाओ चान ने समझाया कि अभी कुछ देर पहले लाइव स्ट्रीम पर हजारों लोग आप दोनों को उस विशालकाय ब्लैक कार्प से जंग लड़ते हुए देख रहे थे। उसने बताया कि इस पूरे सीन का एंटरटेनमेंट वैल्यू एकदम नेक्स्ट लेवल था, जिसे सुनकर लियू वहीं का वहीं एकदम सन रह गया। सबकॉन्शियसली लियू ने आसमान में चक्कर काट रहे उस ड्रोन की तरफ ऊपर देखा और उसी पल उसके दिमाग की बत्ती जली और सारा माजरा समझ में आ गया। असल में जो ड्रोन उनके पीछे पीछे घूम रहा था वो बस ऐसे ही नहीं भटक रहा था, बल्कि वो उनके हर एक कदम को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। ये बात वांग डेफा के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज थी। डेफा ने तुरंत अपने फोन पर नानचिंग की ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम खोली और उसके हाथ एक्साइटमेंट के मारे कांप रहे थे जब उसने स्क्रीन लियू को दिखाई। उसने अविश्वास से चिल्लाकर कहा कि भाई, हम सच में लाइव हैं और पूरी दुनिया हमें फिशिंग करते हुए देख रही है। व्यूअर्स की संख्या 30,000 पार होते देख डेफा ऊंचे ख्यालों में खो गया और जोर से बोला कि क्या हम आखिरकार फेमस हो गए हैं। लियू ने एक शांत लेकिन थोड़ी फीकी हंसी हंसते हुए मोटे वांग को डांटा और मजाकिया लहजे में कहा कि भाई, हम फेमस नहीं हुए हैं बल्कि हम एक्सपोज हो गए हैं।
उसने अपने दोस्त को याद दिलाया कि चूंकि कैमरे लगातार चल रहे थे, इसलिए थोड़ी देर पहले जो वो नदी किनारे बाथरूम ब्रेक के लिए गया था वो भी शायद सबने लाइव देख लिया होगा। ये सुनते ही डेफा का चेहरा शर्म के मारे एकदम लाल हो गया, लेकिन उसकी ये शर्मिंदगी सिर्फ 2 सेकंड ही टिकी और वो फिर से एक बड़ी सी मुस्कान के साथ लियू की तरफ मुड़ा। वो मजाक करते हुए बोला कि अगर उसका वो पर्सनल मोमेंट कैमरे में आ भी गया है तो लाइव स्ट्रीम देख रहे बाकी के सारे मर्द इस वक्त पक्का काफी इनसिक्योर महसूस कर रहे होंगे। तभी अचानक ड्रोन थोड़ा और नीचे आया और मशीन में लगे छोटे से इनबिल्ट स्पीकर से एक चरचराहट भरी आवाज आने लगी। एक फीमेल होस्ट ने अपना इंट्रो दिया कि वो खूबसूरत नानचिंग ऑफिशियल मीडिया सेंटर की रिप्रेजेंटेटिव है। उसने बड़े ही सलीके से दोनों मछुआरों से पूछा कि क्या वे इस ब्रॉडकास्ट के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू देने को तैयार हैं। लियू और वांग डेफा ने पूरी तरह हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। वे सोचने लगे कि ऑफिशियल मीडिया को एक मामूली सी फिशिंग ट्रिप में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी। डेफा ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई, फेमस होने का ये एकदम सुनहरा मौका है। भले ही अभी हमें इसका फायदा ना दिखे, पर नाम होना अच्छी बात है। उसने सलाह दी कि अभी से पहचान बनाना आगे चलकर काम आ सकता है और लियू भी इस बात पर गौर करने लगा। वांग की बातें उसके दिल को छू गईं। हालांकि लियू को अपने सिस्टम का राज छुपाकर रखना था, पर उसे एहसास हुआ कि वो इसका इस्तेमाल खुद को एक मास्टर एंगलर के रूप में पेश करने के लिए कर सकता है। ठीक उसी पल लाइव स्ट्रीम का चैट बॉक्स एक बार फिर से मैसेजेस से भर गया और स्क्रीन पर सपोर्ट की बाढ़ आ गई। व्यूअर्स कहने लगे कि ये जोड़ी सुपर एंटरटेनिंग है और कई लोगों ने उन्हें फॉलो करने और कल ही इन बड़े भाइयों से मिलने पहुंचने का वादा तक कर दिया। इसके बाद फीमेल होस्ट ने अपना इंटरव्यू शुरू किया, जिसमें उसने लियू की फिशिंग को लेकर सूझबूझ और उस विशालकाय मछली से मुकाबला करते वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस पर फोकस किया। जैसे ही उसके सामने सवाल आए, लियू प्रोफेशनल टेक्निक्स के बारे में नॉन स्टॉप बोलने लगा, जिसमें उसने नॉर्मल फिशिंग से लेकर चारे के रेशियो तक सब कुछ डिस्कस कर डाला। मोटा वांग डेफा उसके बगल में खड़े होकर एकदम परफेक्ट हाइपमैन का रोल निभा रहा था। उसने दावा कर दिया कि लियू की चारा मिलाने की स्किल सच में कतई लीजेंडरी है। उसने मजाक में कहा कि इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि मछलियां तो भागती हुई आती ही हैं। खुद उसका मन भी इसे 2-4 पाउंड खाने का कर जाता है। डेफा के इस गजब के सेंस ऑफ ह्यूमर ने लाइव चैट वालों को हंसने पर मजबूर कर दिया और बस इसी तरह कुछ ही मिनटों में इंटरव्यू खत्म हो गया। इन दोनों दोस्तों की इस नेचुरल केमिस्ट्री की बदौलत लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी पहले से भी ज्यादा ऊपर चली गई। लियू ने तो चैट में फिशिंग गियर बनाने वाली कई कंपनियों को भी नोटिस किया। वे सभी संभावित ब्रांड डील्स डिस्कस करने के लिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे। उस पल उसे अपने सामने एक ऐसा फ्यूचर दिखने लगा जो बिल्कुल अचानक ही खुल गया था। ये रास्ता किंग लॉन्ग नदी से भी ज्यादा चौड़ा लग रहा था। हालांकि वो जानता था कि ये सब उसके फिशिंग किंग सिस्टम का कमाल है। जैसे ही ब्रॉडकास्ट खत्म हुआ, वांग डेफा एक मीडिया एक्सपर्ट के अपने असली रंग में वापस आया और काम की गंभीर सलाह दी। उसने लियू से कहा कि भाई, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो और अपना एक पर्सनल ब्रांड बना लो। उसने पहले से ही एक परफेक्ट नाम सोच रखा था। उसने सुझाव दिया कि क्यों न वे खुद को बाउंड ब्रदर्स कहें, जहां लियू टेक्निकल स्किल्स और गुड लुक संभालेगा। दूसरी तरफ डेफा पूरी तरह से कॉमेडी और अपने दोस्त को चमकाने पर ध्यान देगा, एक ऐसा रोल जिसके लिए वो सच में पैदा हुआ था। लियू ने इस प्रपोजल पर विचार किया और उसे लगा कि ये काफी प्रैक्टिकल है, खासकर इसलिए क्योंकि सिस्टम उसे पहले से ही एक फिक्स इनकम दे रहा था। अगर इंटरनेट वाली ये शोहरत काम कर गई तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी की तो उसका कुछ नुकसान तो होना नहीं था। इसलिए उसने डेफा से कह दिया कि वो इस प्लान के लिए एकदम रेडी है। उसने वादा किया कि आज रात घर पहुंचकर वो अकाउंट्स रजिस्टर कर लेगा, पर अभी तो दोपहर के सिर्फ 1 बजे थे। लियू ने फैसला किया कि उसे वापस जाकर इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए एक और फिशिंग रॉड ले आनी चाहिए, लेकिन डेफा का दिमाग कुछ और ही चल रहा था। डेफा ने तुरंत ऑफर दिया कि वो किसी से कहकर यही रॉड मंगवा देता है ताकि लियू को चक्कर ना काटना पड़े, लेकिन लियू ने प्यार से मना कर दिया। उसके पास खर्च करने के लिए ढेर सारे सिस्टम पॉइंट्स थे, इसलिए उसका प्लान सीधे सिस्टम शॉप से ही एक हाई एंड रॉड और लाइन का सेट खरीदने का था। और इस तरह वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर घर की तरफ निकल पड़ा और उसका दिमाग आने वाले समय की नई संभावनाओं को लेकर लगातार दौड़ रहा था। जो कुछ भी अभी अभी हुआ था वो सच में कमाल था। उसकी इस अनपेक्षित वायरल शोहरत और इस जबरदस्त शिकार से मिले भारी भरकम इनाम के बीच लियू के सिस्टम का बैलेंस अब काफी तगड़ा दिख रहा था। अगर सुबह के 800 और दोपहर के 1580 युआन गिने जाएं और साथ में मोटे वांग से मिले पैसे जोड़ दिए जाएं, जिसमें 5880 और 800 युआन शामिल थे, तो उसकी कुल कमाई 13760 युआन तक पहुंच चुकी थी। और इसमें वो बची हुई मछलियां शामिल भी नहीं थी जो अभी उसके पास स्टॉक में थी। सिर्फ सिस्टम से वापस मिले कैश को ही देख लें, सुबह के 800 और दोपहर के 1580 और उसमें मोटे वांग की खरीदारी का दाम मिला दें तो ये वाकई में एक बेहद कामयाब दिन था। 20 मिनट बाद वो एकदम हाई स्पिरिट्स में अपने घर लौटा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे पूरा घर एकदम खाली मिला। अपना फोन चेक करने पर उसे अपनी पत्नी का एक मैसेज दिखा कि वो आज के दिन अपनी बेटी को लेकर अपने मायके गई है। चूंकि अब पूरा घर सिर्फ उसी का था, उसने इस मौके का फायदा उठाया और सबसे पहले सिस्टम पैनल खोलकर अपना फिशिंग रैंक अपग्रेड किया। खुद को एक नॉर्मल एंगलर से फिशिंग मास्टर पर प्रमोट करके उसने अपने कैश रिवॉर्ड्स को दोगुना करने का 20% चांस अनलॉक कर लिया। ये वाकई एक बढ़िया बोनस था,
इसके बाद उसने सिस्टम शॉप का इक्विपमेंट वाला सेक्शन खोला और अपने गियर्स को पूरी तरह बदलने के लिए 1700 पॉइंट्स खर्च करने का फैसला किया। उसने बिगनर हैंड रॉड्स का एक सेट रिडीम किया जो उन लंबी 6 घंटे की शिफ्ट्स के दौरान शारीरिक थकान को 20% तक कम कर देती हैं। इन रॉड्स की गारंटी थी कि ये 80 पाउंड से कम वजन में कभी नहीं टूटेंगी। उसने एक बिगनर ल्यूर रॉड भी ली जो शिकारी मछलियों को अपनी तरफ खींचने में बेमिसाल थी। ये मछलियों के आकर्षण को 50% और फेंकने की दूरी को 20% तक बढ़ा देती थी और इसके साथ एक खास एंटी टैंगल बेड कास्टिंग रील भी आई थी। इससे ल्यूर का मूवमेंट पानी में और भी असली जैसा दिखने लगता था। इसके साथ ही उसने 200 मीटर की बिगनर फिशिंग लाइन भी जोड़ी जो मजबूत होने के साथ साथ काफी सॉफ्ट भी थी। इस लाइन में गजब की इनविजिबिलिटी थी। आखिर में उसने बिगनर हुक्स के 10 सेट्स लेकर काम पूरा किया जिन्हें सीधा करना या जिनका शेप बिगाड़ना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा उसने एक 29 लीटर का फिशिंग बॉक्स भी लिया जिसमें इनबिल्ट इंसुलेशन और एक आरामदायक सीट थी जो धीरे धीरे उसकी स्टैमिना को रिस्टोर करती थी। अपने इस नए सामान के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखने के बाद उसने सोचा कि चूंकि घर पर कोई नहीं है तो क्यों ना अभी ही इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। उसने एक बार में ही सामान का पूरा ढेर बाहर निकाल लिया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि ल्यूर रॉड और उस बड़े फिशिंग बॉक्स की अभी तुरंत जरूरत नहीं थी, इसलिए सिर्फ हैंड रॉड, लाइन और हुक्स लेकर वो बाहर निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे युलोंग गांव के मुखिया ब्रदर गो मिल गए। इत्तेफाक से यिनहाई ने कुछ रसद भिजवाया था। ब्रदर गो ने उससे कहा कि वो आगे बढ़कर गाड़ी से सामान निकाल ले। तभी लियू ने सोचा कि अब ब्रदर गो को जलाशय संभालने में मदद करने के लिए तैयार करने का सही समय है और उसने एक सिंपल से ऑफर के साथ शुरुआत की। उसने कहा, ब्रदर गो, आओ जरा कुछ सामान हटवाने में मेरी मदद कर दो और आज से तुम्हारे खाने और सिगरेट का खर्चा मेरी तरफ से रहेगा। जैसे ही ब्रदर गो ने मुफ्त के खाने और सिगरेट की बात सुनी, उन्होंने पूरे उत्साह में सिर हिलाया और भारी सामान उठाने में मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। जल्द ही वे उस सड़क पर पहुंच गए जहां यिनहाई की गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर उनसे मिलने के लिए बाहर निकला। यिनहाई ने ब्रदर गो की तरफ एक नजर देखा और लियू से पूछा कि तुम्हारा ये दोस्त थोड़ा कम अक्ल सा क्यों लग रहा है। लियू ने तुरंत उसे याद दिलाया कि ये असल में युलोंग गांव के मुखिया हैं जिन्हें सब ब्रदर गो के नाम से जानते हैं। इसके बाद यिनहाई ने गाड़ी की डिक्की खोली जिसमें वो सारा सामान था जो उसने मंगवाया था। एक गैस चूल्हा, कढ़ाई, बर्तन और किचन की कई जरूरी चीजें। सारा सामान उतारने के बाद लियू ने ब्रदर गो की तरफ सिगरेट के 2 पैकेट उछाले और उन्हें कुछ हिदायतें दी। उसने उनसे कहा कि वो जाकर जलाशय के पास बाकी लोगों को फिशिंग करते हुए देख सकते हैं, बशर्ते वो किसी की शांति में खलल न डालें। उसने वादा किया कि खाना तैयार होने पर वो उन्हें आवाज दे देगा। ब्रदर गो अपनी सिगरेट को पकड़े हुए मुस्कुराए और खुशी खुशी सिर हिलाया। लियू ने देखा कि वे उछलते कूदते पानी की तरफ निकल गए और फिर खुद लियू नए आए सामान को अंदर समेटने और सेट करने में लग गया। पुराने घर में सारा सामान अपनी जगह पर सेट करने के बाद उसने अपनी भाभी युलान को फोन मिलाया और उनसे थोड़ी देर में यहाँ आने को कहा। वो चाहता था कि युलान खाना बनाने के लिए अपना सारा तामझाम लेकर पुराने घर आ जाएं। भाभी ने सुझाव दिया कि क्यों न मछुआरों के लिए एक बढ़िया सा फिश फीस्ट तैयार किया जाए। मेन्यू में तली हुई हेमिकॉप्टर, बिटरलिंग मछली के साथ पकाया हुआ टोफू स्टू और भाप में पकी हुई शानदार टॉप माउथ कप्टर शामिल थी। लियू ने दिल से इस मेन्यू को हरी झंडी दे दी। चूंकि सिस्टम से पैदा हुई मछलियों का स्वाद एकदम लाजवाब होता था, वो जानता था कि ये स्वादिष्ट पकवान उसके फिशिंग ग्राउंड की साख में 4 चांद लगा देंगे। लोगों की जुबान से तारीफ सुनकर यहाँ और भी ज्यादा मछुआरे खींचे चले आएंगे। प्लान पक्का करके वो वापस जलाशय की तरफ चल दिया। वहाँ उसने देखा कि बाई यिनहाई पहले से ही एक स्पॉट पर अपना बोरिया बिस्तर जमाकर फिशिंग कर रहा था। तभी लियू के दिमाग में आया कि इस लड़के ने तो अभी तक पैसे ही नहीं दिए हैं। वो उसके पास गया और मजाकिया लहजे में रौब झाड़ते हुए पूछा, क्यों भाई, बिना फीस दिए ही अपनी फिशिंग चालू कर दी क्या? यिनहाई चिढ़कर बुदबुदाया और लियू से बोला, सच बताना भाई, जो सामान मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ उसके बाद भी क्या तुम्हारा दिल मुझसे पैसे वसूलने का कर रहा है? उसने आज लाए हुए सारे सामान की तरफ इशारा किया, लेकिन लियू ने उसे बड़े ही दोस्ताना मगर सख्त लहजे में डांट दिया। लियू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आज जमीर की बात कर रहे हो। उस दिन दुकान पर तुमने जिस तरह मुझे बहला फुसलाकर रॉड्स बेची थी, मैं वो भूला नहीं हूँ। जब लियू को फिशिंग की बुरी लत थी तो वो यिनहाई की दुकान से लगभग हर हफ्ते एक नई रॉड खरीद लेता था। और तो और यिनहाई उसे ऑफ सीजन में भी फिशिंग पर ले गया था, जिसकी वजह से अधिकारियों ने उसकी कई रॉड्स जब्त कर ली थी। ये पुरानी बात सुनते ही यिनहाई का चेहरा गंभीर हो गया और वो फीस देने के लिए राजी हो गया। हालांकि वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने कसम खाई कि आज तो वो पक्का कुछ बड़ा पकड़ेगा और जब लियू उसका शिकार देखेगा तो उसे फीस वसूलने पर पछतावा होगा। यिनहाई ने अपना फोन निकाला और 500 युआन की फीस का कोड स्कैन कर दिया और मुंह ही मुंह में अपनी आने वाली जीत के बारे में बड़बड़ाता रहा। लियू बस धीरे से हंसा और यिनहाई से बोला, तुम्हारी इस काम चलाऊ स्किल के रहते मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने यिनहाई को चैलेंज दिया कि देखते हैं आज कौन बाजी मारता है, जिस पर यिनहाई ने एक शातिर सी मुस्कान दी। यिनहाई ने दावा किया कि उसके पास जीत की गारंटी देने वाला एक सीक्रेट वेपन है, जिसे सुनकर लियू सोचने लगा कि अब ये क्या नौटंकी करने वाला है। सबको हैरान करते हुए उस लड़के ने अपने बैग से एक अगरबत्ती दान निकाला, 3 अगरबत्तियां सुलगाई और बड़े ध्यान से उसके अंदर लगा दी। फिर दोनों हाथ जोड़कर यिनहाई ने अपने
अपने फिशिंग स्पॉट को वरदान देने के लिए बाकायदा मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। वो प्रार्थना करने लगा कि स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएं और उसके हाथों में जादू आ जाए। इस अजीब से रिचुअल को शुरू करते हुए वो अपनी नाव के सही सलामत तैरने की दुआ करने लगा। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ दुआएं मांगता रहा। 2 ड्रैगन एक मोती से खेल रहे हैं से लेकर भाग्यशाली भूमि पर 3 बेटे तक। उसने एक एक करके सारे स्टेप्स दोहराए जब तक कि वो 10वें स्टेप पर नहीं पहुंच गया। उसने अपनी फिशिंग में परफेक्शन की दुआ मांगी और अगरबत्ती दान के आगे 3 बार सिर झुकाया। आखिर में उसने बुदबुदाते हुए कहा कि पूजा पूरी हुई और अब वो 1000 पाउंड मछली पकड़कर इस तालाब के मालिक को दिवालिया बना देगा। लियू वहां खड़ा खड़ा उसके सामने चल रहे इस पूरे ड्रामे के पागलपन को देखकर एकदम सन्न रह गया था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए अब टोने टोटके और अंधविश्वास पर उतर आया था। और जाहिर है वहां मौजूद बाकी के सारे मछुआरे भी अब उसी को घूर रहे थे। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पूरा बेवकूफ हो। यहाँ तक कि ब्रदर गो भी थोड़ी दूर से बड़े चाव और उत्सुकता के साथ ये सब देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रदर गो को अपने जैसा ही कोई दूसरा सगा मिल गया हो। लियू को लगा कि अगर वो ज्यादा देर इन्हाई के पास खड़ा रहा तो लोग उसे भी उतना ही पागल समझ बैठेंगे। वो जल्दी से मुड़कर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी एक उत्सुक मछुआरा दौड़कर उसके पास आया और पूछने लगा कि भाई मामला क्या है। उस मछुआरे ने पूछा, ये जो लड़का वहाँ पूजा पाठ कर रहा है क्या ये तुम्हारा दोस्त है? लेकिन लियू ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और पल्ला झाड़ते हुए कहा कि भाई मैं नहीं जानता ये कौन है। हालांकि एक दूसरे मछुआरे ने उसे पहचान लिया कि ये तो लोकल वॉन वोंगान फिशिंग गियर शॉप का मालिक इन्हाई है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी इन्हाई से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं की थी। अध्यात्म का लेवल इस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, पर इस मामले पर लियू के अपने ही अलग विचार थे। उसने सोचा कि इन्हाई को कसर नहीं छोड़नी चाहिए और इस लुक को पूरा करने के लिए ऑनलाइन एक तांत्रिक वाला चोगा और लकड़ी की तलवार भी ऑर्डर कर लेनी चाहिए। कम से कम तब वो अपने रोल में पूरी तरह फिट तो लगता। फिलहाल के लिए मामला शांत था और कोई नया कस्टमर भी नहीं आ रहा था, तो लियू ने तालाब का एक चक्कर काटने का फैसला किया। वो जलाशय का मुआयना करने लगा और उसने गिना कि इन्हाई को मिलाकर अब वहाँ कुल 42 लोग फिशिंग कर रहे थे। टहलते हुए आखिर में उसे एक सुनसान कोने में एक महिला मछुआरा दिखी जिसने धूप से बचने वाली टोपी और दस्ताने पहन रखे थे। उसके बगल में एक ट्राइपॉड पर स्मार्टफोन लगा हुआ था और वो साफ तौर पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। लियू ने बात शुरू की और पूछा कि क्या वो एक फिशिंग स्ट्रीमर है और उसके कितने फॉलोअर्स हैं। वो मुस्कुराई और बोली कि वो अभी इस काम में काफी नई है और उसके सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स हैं, जो कि सच कहें तो शुरुआत के हिसाब से काफी बढ़िया नंबर था। लियू ने तारीफ में सिर हिलाया, लेकिन तभी उसकी नजर महिला के मिक्सिंग बाउल पर पड़ी जिसमें वो नॉर्मल पाउडर वाला चारा इस्तेमाल कर रही थी। उसने भले इंसान की तरह उसे टोकते हुए कहा कि इस जलाशय में छोटी और आक्रामक मछलियां जैसे बिटरलिंग और टॉप माउथ गुडजियोन बहुत ज्यादा हैं। उसने सलाह दी कि अगर उसका टारगेट बड़ी टॉप माउथ कप्टर मछलियां हैं तो उसे पाउडर की जगह मक्के का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये छोटी मछलियां उसके पाउडर वाले चारे के परखच्चे उड़ा देंगी। लेकिन उस लड़की ने हंसकर उसकी बात टाल दी और बोली कि उसे तो कुछ भी पकड़ने में खुशी होगी। वैसे भी उसके व्यूअर्स ये देखने के लिए काफी उत्सुक हैं कि इस जलाशय की ये सुपर स्मॉल मछलियां असल में साइज में कितनी बड़ी हैं। फिर उसने लियू से पूछा कि क्या वो उसकी ऑडियंस को एक बार हेलो कह देगा। जाहिर है लियू सहर्ष तैयार हो गया। भले ही वो अभी एक उभरती हुई इन्फ्लुएंसर थी, पर उसकी रीच अच्छी थी और थोड़ा प्रमोशन करने में कोई बुराई नहीं थी। वो एक चहकती हुई मुस्कान के साथ कैमरे के सामने आया और व्यूअर्स की तरफ हाथ हिलाया। उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि वो दाओंग टाउन के युलोंग गांव वाले जलाशय का मालिक है और ये एक बहुत बड़ा नया नेचुरल फिशिंग ग्राउंड है। उसने शेखी बघारते हुए कहा कि यहाँ बड़ी साइज की छोटी मछलियां से लेकर 20 पाउंड से ज्यादा वजनी जंगली टॉप माउथ कप्टर मछलियां हैं जो पकड़े जाने का इंतजार कर रही हैं। आखिर में उसने सबको अपने ग्राउंड पर आकर फिशिंग करने का न्योता दिया और उस वक्त लाइव स्ट्रीम पर 98 लोग ये सब देख रहे थे। चैट बॉक्स में तुरंत कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग हंसते हुए लिखने लगे कि देखो इस बॉस ने कैसे एक नॉर्मल सी मुलाकात को सीधे सीधे अपनी दुकान के विज्ञापन में बदल दिया। सच कहें तो ये काफी बोल्ड मूव था। कुछ व्यूअर्स ने उस पर डींग मारने का आरोप लगाया और उसकी इस बात पर शक जताया कि यहाँ 20 पाउंड से बड़ी कप्टर मछलियां हैं। उनका दावा था कि पूरे देश में ऐसे किसी फिशिंग ग्राउंड में ऐसी मछली नहीं मिलती और उन्होंने लियू से इसके बजाय ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या ये स्ट्रीमर लड़की असल में भी इतनी ही खूबसूरत दिखती है। जब वे ये बातें कर ही रहे थे तभी पास के 2 दूसरे मछुआरों ने बड़ी बड़ी कप्टर मछलियां फंसा लीं जो दोनों ही 10 पाउंड से ज्यादा वजनी थीं। इतनी बड़ी मछलियां देखकर बाकी मछुआरे भी एक्साइटेड हो गए, लेकिन लियू ने ध्यान दिया कि अब लंच का टाइम पास आ रहा था। वो ब्रदर गो को कुछ हिदायतें देने ही वाला था कि तभी अचानक पानी में एक बहुत जोर से छपाक की आवाज आई और साथ ही एक चीख गूंजी। एक महिला की आवाज मदद के लिए चिल्ला रही थी कि एक मछली ने उसे सीधे पानी के अंदर खींच लिया है। लियू आवाज की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि वही स्ट्रीमर लड़की जलाशय के पानी में बचने के लिए हाथ पैर मार रही थी। उसे पानी में छटपटाते देख लियू ने पलक झपकते ही रिएक्ट किया। उसने पास में रखा लैंडिंग नेट उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। खुशकिस्मती से वो किनारे के इतनी पास थी कि नेट उस तक पहुंच गया और लियू उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहा। आसपास के मछुआरे भी ये सारा तमाशा देखने
बचाने के लिए वहां दौड़ पड़े, जिससे वो बेचारी स्ट्रीमर शर्म के मारे पानी पानी हो गई और पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए थे और वो झेंपते हुए बार बार लियू को जान बचाने के लिए थैंक यू कह रही थी। थोड़ी देर रुककर अपने बाल निचोड़ने और अपने कपड़े ठीक करने के बाद उसने वापस पानी की तरफ देखा और लियू से एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि क्या इसके अंदर किसी और तरह की भी मछली है। उसने माना कि भले ही वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, पर उसने एक बहुत भारी वजन महसूस किया था। उसका दावा था कि जिस मछली ने उसे पानी में खींचा उसका वजन कम से कम 30 या 40 पाउंड रहा होगा, जिसे सुनकर लियू सन्न रह गया। वो जानता था कि एक टॉप माउथ कप्टर मछली की थ्योरेटिकल लिमिट ही लगभग 20 पाउंड होती है। उससे बड़ी कोई भी चीज तो दुनिया का 8वां अजूबा ही कहलाएगी। लेकिन वो लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। उसे पूरा यकीन था कि उस खिंचाव के पीछे की ताकत एक नॉर्मल मछली से कहीं ज्यादा थी। लियू को अभी भी शक था। उसने सोचा कि लड़की के पास सही टेक्निक नहीं थी, इसलिए शायद किसी छोटी मछली ने भी उसे मॉन्स्टर जैसा एहसास करा दिया। उसे सुरक्षित रहने की हिदायत देने के बाद लियू की नजर योंग युलान पर पड़ी, जो ब्रदर गो को अपने साथ लिए उसकी तरफ आ रही थीं। युलान जलाशय के किनारे खाना बनाने का सामान लेकर पहुंच चुकी थी और दोपहर होते होते लंच लगभग तैयार था। अब तक जो 33 मछुआरे सबसे पहले आए थे, उन्हें फिशिंग करते हुए 5 घंटे हो चुके थे और लगभग हर किसी के हाथ मछलियां लग रही थीं। तभी अचानक वही स्ट्रीमर लड़की फिर से जोर से चीखी और किसी बहुत विशालकाय मछली के फंसने का शोर मचाया, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हर कोई एक साथ मुड़कर देखने लगा और उन्होंने देखा कि पानी की सतह पर कोई भारी भरकम चीज गजब की उथल पुथल मचा रही थी। लोग तुरंत अपने फोन निकालकर इस नजारे को रिकॉर्ड करने लगे और अविश्वास में कसम खाने लगे कि ये वाली तो पक्का कम से कम 20 पाउंड की होगी। वे उस मछुआरे को हौसला देते हुए चिल्लाए कि भाई डटे रहना, और वादा किया कि जैसे ही ये बला पानी के ऊपर आएगी वे इस ऐतिहासिक शिकार को रिकॉर्ड कर लेंगे। पानी में मची हलचल सुबह पकड़ी गई बड़ी कप्टर से कहीं ज्यादा खतरनाक थी और हर कोई उसे चेतावनी दे रहा था कि कहीं लाइन न टूट जाए। वे उसे टेंशन को बड़े ध्यान से संभालने की सलाह दे रहे थे और एक बैकअप रस्सी मंगवाने लगे, जबकि वो स्ट्रीमर लड़की अपनी सांसें रोके ये सब देख रही थी। वो उस छरहरे सांवले आदमी का उत्साह बढ़ा रही थी जिसने रॉड पकड़ रखी थी, क्योंकि इस कशमकश की बदौलत उसकी लाइव स्ट्रीम पर 1000 से ज्यादा व्यूअर्स आ चुके थे। इसी बीच लियू को एहसास हुआ कि अगर इस आदमी ने सच में 20 पाउंड की टॉप माउथ कप्टर को बाहर निकाल लिया तो इसके मायने बहुत बड़े होंगे। युलोंग गांव का ये जलाशय रातों रात पूरे देश में मशहूर हो जाएगा, खासकर देश के 10 करोड़ फिशिंग लवर्स के बीच। सच कहें तो जिन लोगों ने असल जिंदगी में 20 पाउंड से बड़ी कप्टर देखी है, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है। ज्यादातर मछुआरों ने सिर्फ इंटरनेट पर ही 10 पाउंड वाली मछलियां देखी होती हैं, लेकिन पानी में मचे इस गदर और गहराइयों से उभरती उस धुंधली परछाई को देखकर सचमुच लग रहा था कि यह रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई 20 पाउंड का मॉन्स्टर ही है। यहाँ तक कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाले बंदे के अंदर भी एक्साइटमेंट काइंड दौड़ गया, जबकि पास खड़ी स्ट्रीमर अपने बढ़ते हुए दर्शकों को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसकी व्यूअर काउंट तेजी से 1000 के करीब पहुंच रही थी, जिससे युलोंग गांव के जलाशय को बिल्कुल मुफ्त में एक जबरदस्त पब्लिसिटी मिल रही थी। उसकी स्क्रीन पर लाइव चैट में कमेंट्स की बौछार हो रही थी, जो वहां जमा मछुआरों के असली रोमांच को हूबहू बयां कर रही थी। जैसे ही उस सांवले आदमी ने पूरी ताकत लगाते हुए मुंह से एक हुंकार भरी, पानी के अंदर मौजूद कप्टर ने अपनी पूरी बची खुची ताकत से एक और जोरदार झटका मारा। फिशिंग लाइन, जो कुछ पल के लिए शांत हुई थी, एक बार फिर से हवा में एक लयबद्ध तीखी सीटी की आवाज के साथ सनसनाने लगी। किसी भी मछुआरे के लिए ये एक बेहद खूबसूरत आवाज होती है और इसने वहां मौजूद हर एक इंसान को इस नजारे से पूरी तरह जोश में भर दिया था। हम देख सकते हैं कि भीड़ की आंखों में जलन और लालच साफ चमक रहा था, जैसे उनका मन कर रहा हो कि वे खुद पानी में कूदें और उस रॉड को अपने हाथ में ले लें। लियू किनारे पर खड़ा होकर उस सांवले आदमी की टेक्निक को बड़े गौर से देख रहा था, जो काफी हद तक लीजेंडरी फिशिंग मास्टर हाउ के स्टाइल से मिलती जुलती थी। ये हाई इंटेंसिटी होल्ड तरीका था, जहां इंसान डोर को बहुत दूर नहीं फेंकता और मछली के फंसते ही रॉड को पूरी मजबूती से जकड़ लेता है। मकसद सिर्फ इतना होता है कि मछली खुद को छटपटाकर थका दे। हालांकि मजबूती से थामना कहने में जितना आसान लगता है, सच कहें तो ये दिखने में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। जब मछली पानी में दाएं बाएं तेजी से भागती है तो मछुआरे को भी किनारे किनारे उसके साथ मूव करना पड़ता है। ये टेक्निक काफी हद तक फिगर 8 मेथड जैसी ही होती है। आखिर में फिशिंग की दुनिया की सभी महान तकनीकों का बुनियादी लॉजिक एक जैसा ही होता है, चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से बुलाएं। चाहे वो किसी पुराने उस्ताद का मशहूर व्हाइट रॉड स्टाइल हो या फिर ली डामो का बैटलफील्ड मैन्यूवर, सबका मकसद एक ही नतीजा पाना होता है। पूरे 10 मिनट की इस खतरनाक कशमकश के बाद आखिरकार उस सांवले आदमी का पलड़ा भारी हो गया और वो मछली की चाल को कंट्रोल करने लगा। उसने अपने पैर मजबूती से टिकाए और धीरे धीरे पानी से पीछे हटने लगा, जिससे वो थकी हारी मछली कीचड़ भरे किनारे की तरफ खींची चली आई। जैसे ही उस टॉप माउथ कप्टर की विशालकाय परछाई साफ साफ दिखने लगी, आसपास खड़े मछुआरे अविश्वास के मारे जोर से चिल्ला उठे। वे उस बला के साइज को देखकर दीवाने हो रहे थे और तुरंत चिल्लाने लगे कि कोई आगे बढ़ो और लैंडिंग नेट से इसकी मदद करो। हालांकि इस साइज की मछली को जाल में फंसाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। अगर वो कहीं यहाँ से खिसक जाती तो मछुआरा शायद इस गलती के लिए खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। किसी ने लियू से मदद मांगी, लेकिन वो इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में रिकॉर्ड करने में बिजी था और ठीक उसी वक्त हमारा भाई यिनहाई एक शांत आत्मविश्वास के साथ मदद के लिए आगे आया।
वो उस सांवले आदमी का बड़े साइज का लैंडिंग नेट उठाते हुए भीड़ से बाहर निकला। दर्जनों कैमरों की पैनी नजरों के सामने यिनहाई पानी के किनारे पहुंचा और उसने मछुआरे से कहा कि वो रेडी है। उसने उस आदमी को हिदायत दी कि जब तक वो इशारा न करे तब तक लाइन का खिंचाव ढीला न करे, और उस सांवले आदमी ने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। वे पूरी तरह श्योर होने के लिए कुछ पल और रुके, जब तक कि उस आदमी को ये नहीं लग गया कि मछली ने अब सच में हार मान ली है। उसने गो का सिग्नल दिया और यिनहाई ने एक मंझे हुए प्रोफेशनल की तरह फुर्ती दिखाते हुए उस मॉन्स्टर को पानी से ऊपर समेट लिया। देखा जाए तो यिनहाई की ये स्किल उसके रफ एंड टफ लुक की तरह ही वाकई गजब की थी। जैसे ही उस मछली का भारी भरकम सिर और पूरा शरीर नेट के अंदर समाया, तुरंत ही पूरी भीड़ उस नायाब शिकार को देखने के लिए आगे बढ़ी, जिसके पीछे पीछे लियू और वो स्ट्रीमर लड़की भी लपके। उस सांवले आदमी ने फुर्ती से अपनी रॉड नीचे रखी और काम को खुद पूरा करने के लिए वहां दौड़ा। उसने और यिनहाई ने मिलकर लैंडिंग नेट के लोहे के रिंग को एक साथ पकड़ा और उस भारी भरकम मछली को पानी से बाहर उठाया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। उस विशालकाय कप्टर के भारी वजन के आगे नेट का निचला हिस्सा अचानक तड़ाक से फट गया। मछली ने बस एक जोरदार झटका मारा और वो नेट के उस छेद से सीधे फिसलकर वापस पानी की गहराइयों में जा गिरी। पलक झपकते ही वो मछली आंखों से ओझल हो गई और उस सांवले आदमी ने बिना सोचे समझे अपनी नंगे हाथों से मेन लाइन को पकड़ने की कोशिश की, जो अभी भी पानी में थी। ये एक बहुत ही खतरनाक कदम था जिससे उसका हाथ बुरी तरह कट सकता था, पर वैसे भी अब इसका कोई फायदा नहीं था। कांटा पहले ही मुंह से छूट चुका था। उस पल पूरी भीड़ में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। यिनहाई और वो सांवला आदमी हाथ में वो फटा हुआ खाली नेट पकड़े वहीं बुत बने खड़े रहे। उन्होंने एकदम सन्न होकर एक दूसरे की तरफ देखा और पूरे 10 सेकंड तक वहां खड़ा हर एक इंसान अपनी जगह पर जम गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पर किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो और हर कोई पानी के किनारे खड़े उन दो मर्दों को बस खाली नजरों से ताक रहा हो। लियू सबसे पहले इस सदमे से बाहर आया, हालांकि उसे लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएगा। वो सोचे बिना नहीं रह सका कि आखिर ये आदमी कितना घटिया और सस्ता नेट इस्तेमाल कर रहा था। एक 20 पाउंड की कप्टर मछली लगभग किनारे पर आ चुकी थी। कोई उसे इस तरह कैसे गंवा सकता है? जैसे ही लियू के मुंह से ये शब्द निकले, सबका सम्मोहन टूटा और वहां मौजूद सभी मछुआरों के मुंह से एक साथ दर्द भरी कराह निकल पड़ी। उस सांवले आदमी की आंखों में तो जैसे आंसू ही आ गए। उसने रो उतरी आवाज में बताया कि उसकी रॉड्स इतनी महंगी थीं कि उसने एक लोकल सस्ते नेट पर पैसे बचाने की कोशिश की थी। सच कहें तो ये उसे बहुत ही महंगी भूल साबित हुई थी और इस वक्त कोई भी दिलासा उस आदमी के टूटे हुए दिल पर मरहम नहीं लगा सकता था। और इस तरह लियू वापस अपने काम पर लौटा, यानी मछुआरों से पैसे कलेक्ट करने। 100 युआन प्रति घंटे के हिसाब से 5 घंटे के सेशन की शुरुआत ही 500 युआन से होती थी। वापस खरीदने का रेट 3 युआन प्रति पाउंड था और मछुआरे अपने शिकार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही घर ले जा सकते थे। बाकी मछुआरों ने उस बदनसीब आदमी के लिए थोड़ी हमदर्दी जताई जिसकी मछली भाग गई थी, पर वे जल्द ही वापस अपनी अपनी डोर संभालने में लग गए। जहां तक इस पूरी लहर से हुए टोटल प्रॉफिट का सवाल था, लियू ने हिसाब लगाया। वो आखिरी हिसाब किताब करने के लिए दिन के खत्म होने का इंतजार करेगा। जब उसने सभी 33 मछुआरों के शिकार को संभाल कर काम पूरा किया, तब तक योंग युलान भी खाना बनाकर तैयार हो चुकी थीं। लियू ने सभी को आवाज देकर खाना खाने के लिए लाइन लगाने को कहा और वहां का माहौल तुरंत एकदम खुशनुमा और जीवंत हो गया। जैसे ही दावत शुरू हुई और भीड़ जुटने लगी, लोगों को उस हंसमुख और प्यारी योंग युलान को देखना काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन वो खाने की खुशबू थी जिसने सच में सबका ध्यान खींच लिया था। एक एक करके सभी मछुआरों का मूड एकदम फ्रेश होने लगा, क्योंकि वे आज के ताजे शिकार को चखने के लिए तैयार थे। रोंगटे खड़े कर देने वाला असली सरप्राइज तो तब आया जब उन्होंने आखिरकार मछली को चखा। स्वाद मुंह में जाते ही सबकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि तली हुई टॉप माउथ कप्टर और वहाँ की लोकल स्पेशल टोफू डिश इतनी लाजवाब हो सकती है। एक आदमी ने कहा कि भाई, तली हुई मछली तो उसने पहले भी बहुत खाई है, पर ऐसी लाजवाब चीज पहली बार चख रहा है। बाहर से एकदम करारी और अंदर से उतनी ही मखमली और मुलायम। तली हुई मछली का स्वाद वाकई में गजब का था, लेकिन असली महफिल तो भाप में पकी हुई कप्टर ने लूटी। ऐसा स्वाद सिर्फ और सिर्फ एकदम असली जंगली मछली से ही मिल सकता है। एक मछुआरे ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई, ये खाना अकेले ही 100 युआन के लायक है, और चूंकि उसने अपनी पकड़ी हुई मछलियों से पहले ही 300 युआन वसूल कर लिए थे, उसे लगा कि आज का उसका दिन पूरी तरह वसूल हो गया है। मछुआरों का एक ग्रुप योंग युलान के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया और उनकी जमकर तारीफ करने लगा कि भाभी, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। युलान भी ये तारीफ सुनकर बेहद संतुष्ट और खुश दिख रही थी, और जब कम उम्र के लड़कों ने उन्हें भाभी या दीदी कहा तो वो और भी खुश हो गईं। उन्होंने सबसे कहा कि वे अच्छे से भरपेट खाएं। उन्होंने वादा किया कि सबको परोसने के बाद जो भी बचेगा वो आपस में बांट दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने सबको याद दिलाया कि कोई भी यहाँ वहाँ कचरा न फैलाए। उन्होंने उनसे कहा कि खाने के बाद अपने इस्तेमाल किए हुए बर्तन उन्हीं के पास लाएं, ताकि सफाई करने में आसानी हो। तभी लियू ने ध्यान दिया कि एक सर्विंग से ब्रदर गो का पेट नहीं भरने वाला, तो उसने उनसे कहा कि भाई, अगर इस कटोरे के बाद भी भूख लगी हो तो बिना शर्माए युलान चाची के पास दोबारा चले जाना। गो ने एक थैंक यू वाली मुस्कान के साथ ऊपर देखा, जबकि पास ही एक चट्टान पर बैठा यिनहाई अपने फोन में वीडियो स्क्रॉल करते करते मजे से खाना ठूंस रहा था। भाई, यिनहाई ने सिर उठाकर लियू से पूछा, भाई, इस कामयाबी का असली राज क्या है? भाभी के हाथों का जादू या इस पानी की मछलियों की धांसू क्वालिटी? लियू ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी, जबकि बाई यिनहाई ने वहीं के वहीं फैसला कर लिया कि वो घर जाते समय यहाँ से कुछ मछलियाँ अपनी बीवी
बीवी और बच्चों के चखने के लिए पक्का लेकर जाएगा। ये स्वाद सचमुच बेजोड़ था। दूसरी तरफ वो सांवला आदमी भी भीड़ के बीच बैठकर खाना खा रहा था, हालांकि उसका मन खाने में बिल्कुल नहीं था। जहां बाकी सबको खाना बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार लग रहा था, वहीं उस सांवले आदमी को आज का खाना थोड़ा कड़वा लग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी रह रहकर उस विशालकाय मछली के हाथ से सटक जाने का खौफनाक मंजर घूम रहा था। सच कहें तो इस सदमे के आगे दुनिया का सबसे बेहतरीन पकवान भी उसे राख जैसा बेस्वाद लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब मछुआरे अपनी दावत खत्म कर चुके थे, वे गहराइयों से दोबारा मुकाबला करने के लिए अपने अपने फिशिंग स्पॉट्स की तरफ लौट गए। जब ब्रदर गो उस जगह को साफ करने में योंग युलान की मदद कर रहे थे, तो लियू ये देखकर हैरान रह गया कि जिन मछुआरों का सेशन खत्म हो चुका था, वे भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने देखा कि खाना खाने के बाद भी मुश्किल से सिर्फ 5 लोग ही वहां से निकले थे, जबकि बाकी लोगों का वहां से टस से मस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। ये देखकर कोई भी सोच में पड़ जाता कि वे शाम के वक्त मछलियों के दोबारा एक्टिव होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वे बस यूं ही मंडरा रहे हैं ताकि शायद रात के मुफ्त डिनर पर भी हाथ साफ कर सकें। जैसे ही बाई यिनहाई अपने फिशिंग स्पॉट पर वापस गया, लियू को बैठने के लिए एक जगह मिली और तभी उसके सामने फोंग यान का पोस्ट किया हुआ एक नया वीडियो आया। फोंग के इस नए वीडियो का पूरा कंटेंट सीधे सीधे युलोंग गांव के इसी जलाशय के इर्द गिर्द घूम रहा था। शुरुआत टाउन में हुई उनकी पहली मुलाकात से हुई थी। इसमें उनकी बातचीत, गांव वापसी का सफर और पीछे की पहाड़ी वाली खाड़ी का वो ट्रैक दिखाया गया था, जहां शुरुआत में फोंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे चूना लगा दिया गया है। शुरुआत में वीडियो में काफी शिकायतें दिखती हैं, लेकिन फिर वीडियो के खत्म होने से पहले अचानक विशालकाय टॉप माउथ कप्टर और पियाओ का सीन आ जाता है। कुल मिलाकर वीडियो का प्रोडक्शन काफी धांसू था और एडिटिंग ने तो पूरे एक्सपीरियंस को हकीकत से भी ज्यादा मजेदार बना दिया था। ये देखकर लियू ने कमेंट सेक्शन चेक किया। पूरा कमेंट बॉक्स अविश्वास से भरा पड़ा था। व्यूअर्स ये देखकर दंग थे कि कप्टर और पियाओ मछलियां सचमुच इतने बड़े साइज तक बढ़ सकती हैं। तारीफों की तो जैसे बाढ़ आ गई थी। हालांकि हमेशा की तरह कुछ शक करने वाले लोग भी थे, जिनका दावा था कि इस जलाशय में इन मछलियों के अलावा और कोई दूसरी प्रजाति होगी ही नहीं। वीडियो की मौजूदा पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये तो साफ था कि इससे फोंग यान के ट्रैफिक में तगड़ा उछाल आएगा और उसे ढेर सारे नए फॉलोअर्स मिलेंगे। लेकिन तभी लियू ने एक ऐसी चीज नोटिस की जिससे वो थोड़ा चिढ़ गया। पूरे वीडियो में उस बंदे ने एक बार भी युलोंग विलेज जलाशय का नाम तक नहीं लिया था। उसे अच्छे से याद था कि उसने खुद कैमरे के सामने जानबूझकर कई बार ये नाम लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान उन सभी सीन्स को काट दिया गया था। अब मामला अपने हाथ में लेते हुए उसने तुरंत अपनी प्रोफाइल अपडेट की और खुद को युलोंग विलेज जलाशय का मालिक लिखते हुए वहां की सटीक लोकेशन डाल दी। उसने बकायदा लुआन काउंटी का डाउनटाउन लिखा और फिर सीधे फोंग यान के वीडियो के नीचे एक कमेंट छोड़कर दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने लिखा कि वो इसी वीडियो में दिखाए गए जलाशय का मालिक है और उसने न सिर्फ वहां के खूबसूरत प्राकृतिक नजारों की बल्कि वहां के एक्सपीरियंस की भी जमकर तारीफ की। उसने वहां के आरामदायक फिशिंग माहौल और पानी में मौजूद कई तरह की जंगली विशालकाय मछलियों का जिक्र किया, जिनमें वो बड़ी कप्टर और पियाओ भी शामिल थीं। उसने लिखा कि पियाओ तो बस शुरुआत है और बताया कि आज ही के दिन एक मछुआरे ने यहाँ पूरे 20 पाउंड की कप्टर मछली फंसाई थी। उसने सबको अपने वीडियो देखने का न्योता दिया और जलाशय पर आकर फिशिंग करने के लिए वेलकम किया, ताकि वो इस अचानक मिली लाइमलाइट का पूरा फायदा उठा सके। इसके बाद उसने उस सांवले भाई का जो एक्स्ट्रा फुटेज रिकॉर्ड किया था उसे अपलोड कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि अब युलोंग विलेज जलाशय पक्का ट्रेंड करने वाला है। सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ता देख वो अब तक हुई सारी चीजों के बारे में सोचने लगा। उसने हिसाब लगाया कि 33 लोग पहले ही फिशिंग पूरी कर चुके थे, जो कि सिस्टम के नए टारगेट से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब था कि उसने अपग्रेड का एक और मौका कमा लिया था और वो इनाम देखने के लिए सिस्टम में चेक करने ही वाला था कि तभी बाई यिनहाई दोबारा भागता हुआ उसके पास आया। यिनहाई ने लियू से कहा कि भाई, भले ही तुम्हारा फिशिंग ग्राउंड अभी बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या तुम और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो। इस पर लियू ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि अब वो क्या तिकड़म भिड़ा रहा है। वो सोचने लगा कि इस लड़के ने अब कौन सी नई स्कीम पकाई है। यिनहाई बस हल्का सा हंसा और समझाने लगा कि चूंकि उसकी खुद की फिशिंग गियर की दुकान है और उसे उम्मीद है कि इस जलाशय पर अब रोज भीड़ जुटेगी, इसलिए वो यहीं प्रॉपर्टी पर अपनी एक परमानेंट दुकान डालना चाहता है। उसका पाना था कि वो बेचने के लिए हर तरह का गियर यहाँ लेकर आएगा और होलसेल की लागत निकालने के बाद वे दोनों होने वाले मुनाफे को 50-50 बांट लेंगे। सुनने में ये ऑफर काफी फायदेमंद लग रहा था। आखिर लियू को अपनी तरफ से कुछ लगाना भी नहीं था और उसे बैठे बिठाए मुफ्त का पैसा मिलने वाला था। ये सुनकर लियू ने इस पर गंभीरता से विचार किया और उसे लगा कि आइडिया बुरा नहीं है। हालांकि मुफ्त के पैसे वाली बात उसे थोड़ी खटकी, क्योंकि यहाँ आने वाली भीड़ और खुद उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से ही तो ये मुमकिन हो रहा था। तो उसने सोचा कि वो खुद ही सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान क्यों नहीं मंगवा सकता। ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो बाई यिनहाई को बिना कुछ किए आधे मुनाफे का हिस्सेदार बनने दे। इसलिए उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और सीधे अपनी शर्तें सामने रख दी। उसने कहा कि भाई, पार्टनरशिप तो हो सकती है, लेकिन हिस्सा 70-30 का होगा, जिसमें बड़ा हिस्सा यानी 70% लियू का होगा, वरना वो सीधे सप्लायर से खुद बात कर लेगा। लियू का ये पैंतरा देखकर बाई यिनहाई तुरंत रोने लगा कि भाई, तुम्हारा दिल तो कतई काला हो चुका है। यिनहाई ने थोड़ा तोल मोल करने की कोशिश की और 60/40 के बंटवारे का ऑफर दिया, लेकिन लियू ने उसे मौका ही नहीं दिया और बस सीधे मुड़कर जाने लगा। आज के दौर में जिसके पास कस्टमर और जाओटोंग है, असली बॉस वही है। और बाई यिनहाई तो कोई सामान बनाने वाली कंपनी भी नहीं था। वो तो बस थोड़ी सी मेहनत और सामान लाने ले जाने का जिम्मा ले रहा था, जिसके लिए भला 40 या 50% का मुनाफा देना कहाँ की समझदारी थी। अगर वे दोनों दोस्त ना होते तो लियू ये काम खुद ही कर लेता, क्योंकि वो जानता था कि जलाशय पर आने वाले मछुआरों की संख्या सिर्फ बढ़ने ही वाली है। सिर्फ चारे की ही बात नहीं थी,
जब लोगों की रॉड्स टूटेंगी या लाइन फटेंगी तो उन्हें तुरंत रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, और इन चीजों को बेचने में तगड़ी कमाई थी। फिशिंग गियर और चारे पर वैसे भी रिटेल का मुनाफा काफी ज्यादा होता है, जिससे ये धंधा और भी फायदेमंद लग रहा था। इसके अलावा अगर सामान सीधे युलोंग गांव के जलाशय पर ही बेचा जाए तो कीमतों को शहर की दुकानों से थोड़ा सा ज्यादा भी रखा जा सकता था। ये देखकर कि लियू सचमुच पैर आगे बढ़ा रहा है, यिनहाई तुरंत लपका और उसने लियू को पकड़ लिया। वो मिन्नतें करते हुए बोला, अरे बड़े भाई मान जाओ, मुझे तुम्हारा 70/30 वाला बंटवारा मंजूर है। उसने बस एक छोटी सी शर्त और जोड़ दी कि आज से उसे यहाँ हमेशा मुफ्त में फिशिंग करने की इजाजत दी जाए। सच कहें तो ये एक घाटे का सौदा नहीं था। लियू ने देखा कि लड़का इस बार दिल से कह रहा है, तो उसने हामी भरते हुए मजबूती से सिर हिला दिया। अपना बिजनेस शुरू करना वाकई में एक जादुई एहसास होता है, खासकर तब जब आपके पास सिस्टम जैसा कोई चीट कोड हो। अब उसके पास कमाई का एक और जरिया आ गया था, और साथ ही आने वाले मछुआरों को भी सुविधा मिलने वाली थी। उसने बिना खुद एक उंगली हिलाए अपने कस्टमर्स के लिए सहूलियत का इंतजाम कर दिया था, यानी अब उसे बस आराम से बैठकर मुनाफा बटोरना था। ये बेहद शानदार फीलिंग थी, लेकिन वो जानता था कि युलोंग विलेज जलाशय को फिशिंग के लिए पूरे देश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनाने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। भले ही उसे अभी तुरंत 100 करोड़ न चाहिए हो, पर उसने अंदाजा लगाया कि अपने इस सपने को सच करने के लिए कम से कम 1 से 2 करोड़ युआन तो लगेंगे ही। भविष्य का सोचते हुए उसने बाई यिनहाई से सीधे पूछा कि वो दुकान का स्टॉक यहाँ जलाशय पर कब से लाना शुरू कर रहा है। यिनहाई ने कुछ पल सोचा और वादा किया कि वो आज रात ही सारा इंतजाम कर देगा, ताकि कल सुबह सुबह पहली खेप यहाँ पहुंचा सके। लियू ने सिर हिलाया और सलाह दी कि उसे साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स भी बेचने चाहिए, और इस खास कैटेगरी के लिए उसने थोड़ा दरियादिली दिखाते हुए 50/50 के बंटवारे का ऑफर दे दिया। हालांकि उसने इस बात पर जोर दिया कि पैसों का हिसाब किताब रोज का रोज साफ होना चाहिए। यिनहाई मन ही मन सोचने लगा कि लियू तो भाई कतई शातिर बिजनेसमैन बन चुका है। उसे उम्मीद थी कि लियू ड्रिंक्स वगैरह के छोटे मोटे मुनाफे पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन हमारे हीरो ने तो पहले से ही हर एक बारीक चीज का हिसाब लगा रखा था। खैर, बिजनेस की कुछ और बातें तय करने के बाद यिनहाई वापस अपनी फिशिंग की तरफ लौट गया। कुल मिलाकर वो भी इस वक्त काफी अच्छे मूड में था। उसे बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के एक बहुत ही तगड़ा सेल्स चैनल मिल गया था, जो उसके लिए सड़क पर पड़े हुए पैसे मिलने जैसा था। वो जलाशय से होने वाली इस कमाई को लेकर बेहद एक्साइटेड था, लेकिन उसकी इस खुशी के पीछे एक बहुत ही पर्सनल वजह थी। अपनी बीवी की पैनी नजरों से दूर रहने का मतलब था कि अब उसके पास अपना खुद का एक सीक्रेट कैश फंड बनाने का रास्ता साफ हो गया था, जो कि असल में उसका असली टारगेट था। इस ख्याल से अपनी आंखों में चमक लाते हुए उसने एक बड़े रईस की तरह चारे के कई स्कूप्स पानी में दे मारे। डील पक्की होने के बाद लियू ने सिस्टम को चेक करने और ये देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है एक शांत कोना ढूंढा। उसने पूछा कि क्या नया अपग्रेड का मौका तैयार है, और सिस्टम ने तुरंत कंफर्म किया कि हाँ, होस्ट के लिए ये बिल्कुल उपलब्ध है। उसने अपने ऑप्शंस पर विचार किया। भले ही जलाशय में मछलियों की वैरायटी अभी के लिए ठीक ठाक थी, लेकिन पानी का असल फैलाव अभी भी काफी सीमित था। लियू ने फैसला किया कि ये एरिया अभी भी थोड़ा छोटा है, इसलिए उसने बिना देर किए सिस्टम को निर्देश दिया कि वो जलाशय के पानी के दायरे को अपग्रेड करना शुरू करे, पानी के दायरे को बढ़ाए। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया और कंफर्म किया कि अपग्रेड का काम चालू हो चुका है, और होस्ट से थोड़ा इंतजार करने को कहा। इसके साथ ही एक नया फिशिंग टास्क भी जारी हो गया। अब होस्ट को और लोगों को युलोंग विलेज जलाशय पर फिशिंग के लिए इनवाइट करना था। कीमत वही 100 युआन प्रति घंटा तय थी, और हर सेशन के लिए कम से कम 5 घंटे की शर्त थी। जैसे ही 40 लोग पैसे देकर फिशिंग शुरू कर देंगे, होस्ट को फिशिंग ग्राउंड को अपग्रेड करने का एक और मौका मिल जाएगा। लियू इस नए बिजनेस टास्क से काफी खुश था। इस बार सिस्टम ने दाम नहीं बढ़ाए थे, बल्कि सिर्फ कस्टमर्स की गिनती बढ़ाई थी। अपग्रेड के लिए सिर्फ 40 पेइंग कस्टमर्स की जरूरत थी, और उसने अंदाजा लगाया कि वो इस टास्क को शायद आज रात तक ही निपटा देगा। उसे इस बात से बड़ी राहत मिली कि सिस्टम ने दोबारा कीमतें नहीं बढ़ाई। आखिर लगातार 2 दिन दाम बढ़ाना धंधे के लिए अच्छा नहीं होता। उसका प्लान था कि आज रात जो अपग्रेड का मौका मिलेगा, उसका इस्तेमाल वो पानी में मछलियों की वैरायटी को और बेहतर बनाने के लिए करेगा। फिलहाल के लिए पानी के दायरे को बढ़ाने पर फोकस करना जलाशय की ग्रोथ के लिए एकदम सही कदम था। अभी का 28.8 माउ का एरिया कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर इस अपग्रेड के बाद इसका स्केल पूरी तरह बदल जाने वाला था। इसका एक और फायदा था, जैसे जैसे पानी का एरिया बढ़ेगा, सिस्टम से पैदा होने वाली मछलियों की तादाद भी उसी रेशो में बढ़ जाएगी। एक बड़े स्पेस का मतलब था कि उसमें एक छोटे तालाब के मुकाबले कहीं ज्यादा मछलियां समा सकती थीं। यानी अब लियू आने वाले समय में काफी बिजी रहने वाला था। हम देख सकते हैं कि मछुआरे के पिछले ग्रुप का टाइम एक एक करके खत्म हो रहा था। लियू ने ब्रदर गो को आवाज दी ताकि वो मछलियों का हिसाब किताब करने में मदद कर सकें। आधे घंटे बाद सिर्फ बाई यिनहाई ही अकेला ऐसा बंदा था जो अभी भी फिशिंग कर रहा था। बाकी के ज्यादातर मछुआरे अभी तक असल में घर नहीं गए थे। इसके बजाय वे वहीं रुककर बची हुई फिशिंग देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। वे सब अब बाई यिनहाई को घेरे खड़े थे और उसे इतने तगड़े जोश के साथ फिशिंग करते देख रहे थे कि वहां का नजारा देखने लायक था। किसी बाहर वाले को तो ऐसा लगता जैसे बाई यिनहाई कोई बहुत बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी हो। यहाँ तक कि उस स्ट्रीमर लड़की का टाइम भी अब पूरा हो चुका था। उसने हाथ हिलाकर बाय बाय कहा और अगली बार फिर आने का वादा किया। लियू ने एक सलीके वाली मुस्कान के साथ उससे कहा कि उसका जब मन करे वो आ सकती है। हालांकि वो बदनसीब आदमी जिसकी बड़ी मछली थोड़ी देर पहले भाग गई थी, वो अभी भी वहीं डटा हुआ था। भले ही वो 20 पाउंड का मॉन्स्टर उसके हाथ से निकल गया था, पर वो अभी भी वहीं मंडरा रहा था। वैसे जब मछलियों को वापस सौंपने का समय आया
तो लियू को मानना पड़ा कि उस आदमी की स्किल सच में कमाल की थी। वो इस वक्त तिनहाई को घेरे खड़ी भीड़ के बीच में ही खड़ा था और भले ही वो पूरी तरह खुश नहीं दिख रहा था, पर सुबह के उस बड़े नुकसान के सदमे से वो काफी हद तक उबर चुका था। इसके बाद लियू अपनी थर्ड हैंड मर्सिडीज में सवार हुआ और एक छोटा सा काम निपटाने सीधे डाउनटाउन की तरफ निकल गया। उसे एक इन्फ्लेटेबल बोट खरीदनी थी। उसने साथ में कुछ लाइफ जैकेट्स भी ली, क्योंकि जैसे जैसे पानी का एरिया बढ़ रहा था उसे किसी के भी अचानक पानी में गिरने जैसी दुर्घटना के लिए तैयार रहना था। उस रबर की नाव का एक और प्रैक्टिकल इस्तेमाल था। ये पानी की सतह से कचरा साफ करने के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाली थी। नाव का जुगाड़ करने के बाद उसने लोकल दुकान पर जाकर पेमेंट के लिए ऑफिशियल वीचेट और अलीपे के QR कोड वाले स्टैंड बनवाए। टाउन से निकलने से पहले उसने भाभी युलान को फोन किया और उनके लिए किचन का ढेर सारा जरूरी सामान जैसे तेल, चावल और नमक खरीद लिया। और इस तरह जब वो भारी भरकम इन्फ्लेटेबल बोट को अपने कंधों पर लादे वापस युलोंग विलेज जलाशय लौटा तो ब्रदर गो ने तुरंत अपनी उपयोगिता साबित कर दी। वे दौड़ते हुए आए और लियू के हाथों से वो भारी वजन खुद संभाल लिया। फिर लियू ने उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट दिया, कपड़ों का एक बिल्कुल नया सेट जिसमें एक शर्ट, पैंट, जूते और मोजे शामिल थे। उसने ब्रदर गो से कहा, अब घर जाओ, अच्छे से नहाओ और कल सुबह जब आओ तो यही नए कपड़े पहनकर आना। आज के बाद से उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे रोज सुबह तड़के यहाँ ड्यूटी पर पहुंच जाएं। ब्रदर गो बस मुस्कुराए और अपने नए कपड़ों को खुशी खुशी सीने से लगा लिया। इसके बाद लियू ने कुछ समय नाव में हवा भरने में बिताया और उसे अच्छे से पानी के किनारे